गूंगिर अपनी स्टोरी का जॉन विक है, दुनिया का सबसे डरावना लीजेंडरी असैसिन जिसे अब तक देखा गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही आदमी अब एक नॉर्मल हाई स्कूलर बन चुका है। लेकिन धोखा मत खाना, उसके पास अभी भी वही स्किल्स हैं और वो थग्स के एक पूरे ग्रुप को ऐसे हराता है जैसे ये बस एक नॉर्मल ट्यूसडे हो। अपने टारगेट्स को बैकग्राउंड में खत्म करने के बाद वो एक पीसफुल नई लाइफ को वेलकम करता है, एक रेगुलर हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए चलो उसकी बैक स्टोरी पर चलते हैं। ये आदमी अब तक का सबसे स्ट्रांग असैसिन था और अपनी लास्ट मिशन पर था, परमानेंटली छोड़ने के लिए। अपने टारगेट चेयरमैन अकागी को पकड़कर उसने गॉड लाइक स्पीड दिखाई, गोलियों पर बिजली की तरह रिएक्ट करते हुए अपने रास्ते में आने वाले सबको खत्म कर दिया। अकागी जानता था कि वो इस बार जिंदा नहीं बचेगा और उसने दया की भीख मांगी। तभी हयाते, जो खुद भी एक असैसिन है और तुजी का बेस्ट फ्रेंड है, ने उसके लिए उसे मार दिया। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें अकागी को खत्म करने का काम दिया था, तो नेचुरली उन्होंने चेयरमैन को गोली मार दी और अपना काम खत्म किया। किल के थोड़ी देर बाद तुजी ने अकागी के फोन स्क्रीन पर उसकी अपनी बेटी के साथ फोटो देखी। उसी पल उसने फैसला किया कि अब वो इस किलिंग वाली लाइफ का हिस्सा नहीं रहेगा और ऑफिशियली रिटायर कर गया। तुजी अपने घर लौटा, अपनी गर्लफ्रेंड माई के पास, जो उसके लिए अच्छा खाना बनाने का इंतजार कर रही थी। रास्ते में हयाते तुजी की एक्सपर्टीज और उसकी नंबर 1 असैसिन वाली तारीफ करते हुए आ रहा था। हालांकि सब लोग उसके नाम और रेपुटेशन से डरते थे, लेकिन हयाते सोचता था कि ये उनके काम में फायदा देता है। उसे पहले से ही दुख था कि उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए रिटायर हो रहा है। लेकिन तुजी अब इस ग्राइंड से थक चुका था और नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। ये सब तब से हुआ जब से वो अपनी गर्लफ्रेंड मराई से मिला था। वो उसके साथ और अपने डॉग जॉन के साथ पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, जो उसे एक ऐसी वार्मथ देता था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हयाते को लगता था कि एक असैसिन के लिए यह मुश्किल होगा, खासकर जब वो सिर्फ मारना ही जानता हो। हैरानी की बात यह थी कि ये रूथलेस असैसिन भी एक लवर बॉय था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को जल्द प्रपोज करने वाला था। घर लौटते हुए तुझी स्मार्ट दिख रहा था और अपनी नई नॉर्मल लाइफ को वेलकम कर रहा था। वो अपनी लवर से मिलने के लिए एक गीक की तरह नर्वस था, लेकिन खून की स्मेल ने उसे अलर्ट कर दिया और उसके ऊपर खतरे का साया छा गया। वो मराई के साथ नई लाइफ शुरू करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अंदर भागा, उसकी उम्मीदें राख में बदल गईं। माई खून के एक पूल में पड़ी थी, उसके डॉग के साथ। टूटा हुआ तुज्जी उसके पास गया और सोचने लगा कि यह सब कैसे हुआ। उसे अपने पीछे हयाते का एहसास हुआ और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को आवाज दी, जिसने तुज्जी की इस बात पर तारीफ की कि वो हमेशा जानता है कि कौन उसका पीछा कर रहा है। दुर्भाग्य से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती थी कि उसके जैसा कोई आराम से रिटायर होकर जिए, खासकर जब वो उनके गोल्स पूरे करने से मना करे। हयाते को लगता था कि मई एक प्रॉब्लम है, इसीलिए उसने उसे मार दिया ताकि तुजी फ्री हो जाए। ओडिन की मर्जी से उसने तुजी को उसी वक्त मार दिया जब वो पहले से ही टूटा हुआ था, और इस तरह सबसे महान असैसिन का अंत हो गया। अपनी आखिरी सोच में तुजी ने हार्श रियलिटी को समझा। उसके जैसा आदमी कभी हैप्पी एंडिंग और नॉर्मल लाइफ हासिल नहीं कर सकता, और उसकी वजह से उसकी लवर को उन रिजल्ट्स का सामना करना पड़ा जो एक रूथलेस किलर के एक्शंस के लिए आए, जिसने बहुत दूर तक सपने देखने की हिम्मत की थी। तभी उसे बेहोशी की हालत में बहुत सारी आवाजें सुनाई दीं जो उसकी मदद कर रही थीं। वो आवाजें अजनबी लग रही थीं जब तक कि उसने दोबारा अपनी आंखें नहीं खोलीं। लेकिन इस बार वो तुजी दी असैसिन नहीं था, और न ही वो अपनी लव्ड वंस के पास मर रहा था। वो लड़का पैनिक में बेड से उठने की कोशिश करता है। उसकी विजन ब्लरी है जब तक कि वो मिरर में नहीं देखता और महसूस करता है कि वो कोई और है। इस पल में जो कभी सबसे डरावना और रूथलेस असैसिन था, अब सिर्फ एक यंग बॉय है। काइडो फुजियारा को बताया जाता है कि उसने अपने सारे टेस्ट्स क्लियर कर लिए हैं और पिछले 1 महीने में उसकी रिहेबिलिटेशन साइकिल सक्सेसफुल रही है। डॉक्टर खुश होकर कहता है कि लड़के की खोई हुई मेमोरीज भी वापस आ जाएंगी जब वो अपनी यूजुअल लाइफ में लौटेगा। यानी काइडो को किसी तरह की अमनीजा हुई है। लेकिन ये तो बस कहानी का एक हिस्सा है, क्योंकि हमारे कोरियन जॉन विक को आखिरी बात जो याद है वो है उसकी गर्लफ्रेंड का ठंडे खून में पड़ी हुई लाश और उसके प्यारे डॉग का खोना। टूजी, जो सबसे डेडली असैसिन था और अपनी डार्क लाइफ को छोड़ना चाहता था,
उसे उसके एकमात्र दोस्त हयाते ने धोखा दिया, और अब उसे होश आता है तो वो खुद को एक यंग लड़के के शरीर में पाता है जिसकी आइडेंटिटी पूरी तरह बदल चुकी है उस कोल्ड ब्लडेड असैसिन से जो वो पहले था। उसके पास बहुत कुछ सुलझाने के लिए है, लेकिन फिलहाल उसने हॉस्पिटल में रहते हुए कुछ बातें जोड़ ली हैं। असल में काइडो फुजिवारा, जिसका बॉडी अब उसके पास है, स्कूल जाते समय ट्रक एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। लड़के को गंभीर ब्रेन इंजरी हुई जिसके लिए तुरंत सर्जरी करनी पड़ी। 1 महीने के लंबे कोमा के बाद वो फाइनली जागा, लेकिन इस बार काइडो नहीं बल्कि 2G जागा, जिसे सर्जरी के प्रोसेस के बारे में असली क्यूरियोसिटी थी। उसे ये नहीं पता कि उसकी मौत के बाद क्या हुआ। आखिरी बात जो उसे याद है वो एक आवाज थी जो कह रही थी कि 2G का ब्रेन बिल्कुल अनहार्म्ड है। सब जोड़कर उसे लगता है कि उसका दिमाग किसी तरह के जाकू स्टाइल में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर भी अपनी मौत के बाद के सही हालात को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन इमोशंस उसे घेर लेते हैं। वही रूथलेस असैसिन एक एक आंसू बहाता है, अपनी गर्लफ्रेंड और अपने खोए हुए फ्यूचर के लिए शोक मनाते हुए। अगले सीन में काइडो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने पेरेंट्स के पास आता है। क्योको, उसकी माँ, अपने बेटे को सेफ लौटते देखकर रो पड़ती है। उसके पिता टेरो फुजियारा एक मंगा आर्टिस्ट हैं जो अपने बेटे की जल्दी रिकवरी देखकर खुश होते हैं। माँ को की अमनीजिया को लेकर चिंतित है, लेकिन पिता उसे अश्योर करते हैं कि जैसे ही वो नॉर्मल लाइफ में लौटेगा सब ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स अपने बेटे की राय पूछते हैं, लेकिन 2G के दिल में तो बस ड्रेड है। उसे समझ आता है कि अब उसकी आइडेंटिटी काइडो से जुड़ चुकी है। अगर कोई उसके पिछले लाइफ से जुड़ा हुआ निकल आया तो मामला बिगड़ सकता है। लेकिन फिलहाल वो पेरेंट्स को आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराता है और कहता है कि वो ठीक है। अंदर से सबसे डेडली असैसिन ने फिलहाल ब्लेंड इन करने का फैसला किया है। घर पहुंचने पर काइडो को असली शौक लगता है। ये किड तो ट्रस्ट फंड बेबी है क्योंकि घर बहुत बड़ा है। पता चलता है कि उसके डैड कोई एवरेज मांगा आर्टिस्ट नहीं बल्कि सक्सेसफुल हैं। शायद ब्रो ने सोलो लेवलिंग जैसा कुछ लिखा हो, और उसकी माँ एक रिनाउंड डॉक्टर फैमिली से आती है। क्योको उसे उसके रूम में भेजती है और अंदर आते ही काइडो कमरे को देखता है। कमरा परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल एक टिपिकल हाई स्कूलर के कमरे जैसा। उसे याद आता है कि लड़के के पेरेंट्स हॉस्पिटल में बार बार उसकी खबर लेने आते थे, चिंता करते थे। इसका मतलब काइडो अपने फैमिली के लिए बहुत प्यारा है। ये उसे अपनी गर्लफ्रेंड की आखिरी इच्छा याद दिलाता है कि वो खुश रहे। ये वही हैप्पीनेस है जो 2G को अपनी लाइफ में कभी नहीं मिली। अब वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से काइडो के पेरेंट्स को निराशा मिले। तभी उसे एक इंटरेस्टिंग फोटो दिखती है। इस बार सिर्फ काइडो के पेरेंट्स नहीं बल्कि एक और फैमिली ऑफ 3। लग रहा है कि उसे इस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ सीखना होगा। अगली सुबह एक नया विजिटर आता है। ये लड़की एक लंबी सी लिमो में सिर्फ काइडो से मिलने आ जाती है, इस बात की परवाह किए बिना कि उसे डिस्चार्ज हुए सिर्फ 1 दिन हुआ है। लगता है वो उससे मिलने के लिए जिद्दी है, क्योंकि उनका रिश्ता काफी पुराना है। लड़के के पिता दरवाजा खोलते हैं और सामने खड़ी चमकती मुस्कान वाली युजुआ को देखते हैं। वो अपने दोस्त की हालत देखने के लिए उत्सुक है और पूछती है कि वो कैसा है। जैसे ही पिता जवाब देने लगते हैं, काइडो झांक कर देखता है और पहचानता है कि युजुआ वही लड़की है जो फोटो में थी। बिना वक्त गंवाए लड़की उसे जोर से गले लगा लेती है और उसकी सेहत को लेकर अपनी चिंता जताती है। क्योको उन्हें पहले की तरह बॉन्डिंग करते देखकर खुश होती है। हमारा लड़का सबके रिएक्शंस को ध्यान से देखकर यह समझ लेता है कि युजुआ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो उत्साहित होकर उसे स्कूल ड्रॉप करने का ऑफर देती है, लेकिन काइडो मना कर देता है। काइडो को अंदाजा हो जाता है कि इस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड उसके अपने से भी ज्यादा अमीर है। टीरो बीच में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन युजुआ उसे सीधा कार में बैठा देती है और वादा करती है कि वो उसका ध्यान रखेगी। फिर वो काइडो की रिकवरी की खुशी में एक पार्टी अनाउंस करती है। उसके पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, जबकि ये दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल में कुछ थग टाइप के लड़के, जो दिखने में सड़क पर रहने वालों जैसे लगते हैं, अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। उनका लीडर टेत्सु युजुआ से पंगा लेने का सोच रहा है, भले ही उसके दोस्त डर रहे हैं कि वो स्टीव जॉब्स की बेटी को हर्ट करने के चक्कर में फंस जाएंगे। टेत्सु गुस्से से उन्हें ग्लेयर देता है और याद दिलाता है कि वो पहले ही किसी से पैसे ले चुके हैं और अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। जैसे ही वो अपनी गंदी योजना पर बात कर रहे होते हैं, युजुआ का महंगा एस्कॉर्ट आ जाता है। इस बार वो शॉक्ड होते हैं कि उसके साथ एक लड़का भी है।
उसके गूंज बताते हैं कि वो बस उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और हाल ही में एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। ये सुनकर टेट्सू इंटरेस्ट लेता है और मुस्कुराते हुए पास आता है। अगले सीन में युजुआ और कैडो अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। अससासिन उसकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि वो एक काइंड फ्रेंड है जो उसकी देखभाल बड़ी बहन की तरह करती है। काइडो अपने नए क्लासरूम में पहली बार नॉर्मल लाइफ का एहसास करता है, क्योंकि उसने कभी ठीक से स्कूल अटेंड नहीं किया था। वो अपनी सीट पूछता है और एक क्लासमेट खुश होकर बताने लगता है, लेकिन उसी पल उसका चेहरा डर में बदल जाता है जब पीछे खड़ा लंबा चौड़ा टेत्सू नजर आता है। ये इंटिमिडेटिंग जर्क काइडो को तंग करते हुए कहता है कि इस क्लास में उसके लिए कोई जगह नहीं है और उसे उनके साथ चलना होगा। कुछ देर बाद वही ग्रुप उसे बाहर ले जाता है, जबकि क्लूलेस को सोच रहा है कि क्या उसकी कोई सीट है भी या नहीं। इन लड़कों की हंसी देखकर काइडो को शक हो जाता है कि ये उसे परेशान करने वाले हैं। अब वो गुस्से में सीट पूछता है, जबकि टेट्सू और उसके साथी ये सब मजाक समझते हैं। टेट्सू पास आकर उसे एक डिलेमा देता है। अगर वो घुटनों पर बैठकर भीख मांगे तो वो बस थोड़े बहुत पंचेस मारकर छोड़ देंगे। असल में इस बंदे को गुस्सा है क्योंकि युजुआ को पसंद है, उसे नहीं। टेट्सू ये भी धमकी देता है कि अगर उसने युजुआ के पास कदम रखा तो वो दोनों को मार देगा। ये सुनना भी अजीब है क्योंकि वो ये बातें बेसिकली जॉन विक से कह रहा है। कैडो हालात समझता है और डिसअपॉइंटेड होता है ये जानकर कि ये सच में उसके एनिमीज हैं, लेकिन उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने नए विक्टिम्स के लिए अफसोस है जो अब पिटने वाले हैं। असैसिन नहीं चाहता था कि वो इस बॉडी में किसी को हर्ट करे, वो क्लीन लाइफ जीना चाहता था। आखिरी वार्निंग में वो काल्मली टेट्सू से कहता है कि अगर वो अपनी बातें वापस ले ले तो मामला पीसफुली खत्म हो सकता है। लेकिन ये सुनकर वो सुनहरा शावरलेस थग ऐसे रेज में आ जाता है जैसे उसने टाको बेल खाने के बाद डायरिया पकड़ लिया हो। गुस्से में ये आदमी मुक्का मारते हुए काइडो को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा किंग पंच की ट्रेजेक्ट्री को असेस करता है और समझ जाता है कि ये बंदा प्योर एमेच्योर है, जिसने एक खराब पंच से खुद के लाखों वीक स्पॉट्स एक्सपोज कर दिए हैं। अटैक इतना बेकार और धीमा था कि काइडो को कोशिश भी नहीं करनी पड़ी और बस एक पंच से उसने टेट्सू का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। हालात को देखते हुए वो एक शानदार पाल्म स्ट्राइक उसके ठोड़ी पर मारता है और फिर एक जूडो स्लैम से उसे जमीन पर पटक देता है। साथ ही उसे एहसास होता है कि असल दुनिया उस नर्क के मुकाबले कितनी बेवकूफ़ी से शांत है जिसमें वो रहा है। कुछ देर बाद युजुआ उसकी मदद के लिए दौड़ती हुई आती है, लेकिन सामने देखती है कि ये आदमी धूप में खड़े होकर ऑरा फार्म कर रहा है। असल में ये खतरे में नहीं था, ये खुद खतरा है। युजुआ हैरान रह जाती है और सोचती है क्या ये वही काइडो है जिसे वो सारी जिंदगी जानती रही है। वो बेबस होकर पूछती है कि क्या ये लड़कों को पीटने के लिए वही जिम्मेदार है। शुरू में हमारा लड़का हिचकिचाता है, फिर बहाना बनाता है कि वो बस एक बेकार की लड़ाई में खींच लिया गया था। लगता है युजुआ ने भी खबर सुन ली थी, इसी वजह से वो रूफटॉप पर चेक करने आई थी। वो ये मानना चाहती है कि काइडो जैसा मासूम दिखने वाला लड़का इतनी खतरनाक लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसे उसके कॉलर पर हल्का सा खून दिखता है और लगता है कि शायद वो घायल हो गया है। काइडो समझाने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन युजुआ गुस्से में उसे डांट देती है कि उसने उसे परेशान क्यों किया। उसका ये गुस्सा सैडनेस में बदल जाता है, ये सोचकर कि वो चोट खा सकता था। असैसिन सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ, लेकिन माफी मांग लेता है। दोनों वापस क्लास लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी काइडो को जमीन पर पड़े सुनहरे बालों वाले थग की बड़बड़ाहट सुनाई देती है। वो गुस्से में है और बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। सीन कट होकर रात की पार्टी में चला जाता है जो युजुआ ने पहले प्लान की थी। उसके पेरेंट्स शैंपेन और स्वादिष्ट खाना टेबल पर रखते हैं, जैसे पता नहीं किसे हायर किया, गॉर्डन रैमसे को। सब हंसते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन काइडो को अपनी गर्लफ्रेंड माई की मुस्कान याद आ जाती है जो उसे जल्दी खाने को कहती थी। उसकी बात याद करके ये किलिंग मशीन ईटिंग मशीन बन जाता है। उनका डॉग भी खाना चखना चाहता है। उसी रात टूजी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और सोचता है कि शायद यही होता है अपने फैमिली के साथ खुश पल बिताना। वही एहसास अब उसके अंदर भी आता है, जैसे उसे पहली बार नॉर्मल लाइफ का अनुभव हो रहा हो। लेकिन युजुआ खुद पार्टी में देर से आती है, जबकि ये आइडिया उसका था। लड़के के पिता कहते हैं कि युजुआ हाल में कुछ मुश्किल वक्त से गुजर रही है, भले ही वो हमेशा बहादुरी का चेहरा दिखाती है।
तभी काइडो को अजीब सा बेचैनी का एहसास होने लगता है, जैसे उसकी सेंसेस उसे चेतावनी दे रही हों। वो अपना फोन चेक करता है और देखता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड कॉल कर रही है। उठाते ही दूसरी तरफ वही थग की आवाज आती है। वो खुश है कि काइडो ने जल्दी सिचुएशन समझ ली और उसे एक लोकेशन पर बुलाता है, कोऑर्डिनेट्स के साथ। और अगर काइडो ने मना किया तो यूजुआ को अंजाम भुगतना पड़ेगा। असल में यूजुआ और उसका ड्राइवर हॉस्टेज बने हुए हैं, तो ये मजाक नहीं है। पीछे से यूजुआ की आवाज आती है, जो उससे विनती कर रही है कि वो ना आए। लेकिन काइडो ने वो सब सुन लिया जो उसे सुनना था। अगर वो जल्दी नहीं गया तो वो उसे चोट पहुंचाएंगे। काइडो डायरेक्शंस पूछता है और थग खुशी से दे देता है। कॉल खत्म होने के बाद काइडो एक्ट करता है जैसे वो किसी और दोस्त से बात कर रहा था। वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि उसे एक छोटा सा काम है और वो जल्द वापस आ जाएगा। सीन कट होकर एक अंधेरे सुनसान फैक्ट्री पर आता है, जहां लगभग दर्जन भर हथियारबंद आदमी उसे पीटने के लिए तैयार खड़े हैं। इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी वहां मौजूद है, जबकि उसका बॉडीगार्ड पीछे आराम से वर्कआउट कर रहा है। लीडर गुस्से में है कि टत्सुया ने कॉल करने की हिम्मत की, और वो गुस्से में एक कैन उसके मुंह पर मार देता है। वो लो प्रोफाइल रखना चाहता है और अचानक यहां बुलाया जाना उसके लिए बड़ा रिस्क है। वैसे तो वो कमीना खुलासा करता है कि उसने युजुआ को किडनैप किया है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर पूरा कर सके। असल में वो उससे उसकी इनहेरिटेंस से जुड़ी कोई सीक्रेट जानकारी निकलवाना चाहते हैं, लेकिन अब तक वो टूटी नहीं है और बार बार कह रही है कि उसे कुछ नहीं पता। यही वजह है कि टेत्सुया ने उसके सबसे अच्छे दोस्त को बुलाने की सोची, वो लड़का जो हमेशा उसके आसपास मंडराता है, सोचते हुए कि अगर वो उसे चोट पहुंचाने की धमकी देंगे तो युजुआ सच बता देगी। इस तरह उसका मिशन पूरा हो जाएगा और इनाम में टेत्सुया को ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पोजीशन मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन का लीडर इससे खुश है, लेकिन सुनहरे बालों वाले कमीने को चेतावनी देता है कि अगर वो फेल हुआ तो क्या होगा। देखो, इनुकामी, ये मसल फ्रीक बोलने वालों में से नहीं है। इसके बस एक ही ऑर्डर होते हैं, मारना। ये वो दिखाता है एक डंबल इतनी तेज फेंक कर कि सीधा दीवार तोड़ देता है। उसकी मौजूदगी ही टेत्सुया की पैंट गीली करने के लिए काफी है, क्योंकि अगर उसने गलती की तो अगला नंबर उसी का होगा। युजुआ गुस्से में भड़क जाती है और प्रोवोक करके अपनी हालत और खराब कर लेती है, जबकि उसका असिस्टेंट उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे टेत्सुया भड़क उठता है और उसे पैर से पटक देता है, गुस्से में कि कोई उनके बीच दखल देने की कोशिश कर रहा है। वो अपने गुंडों को असिस्टेंट को अलग ले जाने का कहता है और युजुआ पर ध्यान केंद्रित करता है। उसे भरोसा दिलाता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसका बचपन का दोस्त मर जाएगा। लेकिन फिर भी वो लड़की कहती है कि उसे सच में कुछ नहीं पता। गुस्से में टत्सुया ऑर्डर देता है कि काइडो को तुरंत उसके सामने लाया जाए। अब उनके पास 40 हथियारबंद गुंडे हैं और एक पूर्व रेसलिंग दानव है जिसने रिंग में एक आदमी को मार दिया था। अब कोई तरीका नहीं है कि काइडो जीत पाए। सुनहरे बालों वाला कमीना पूरा भरोसा रखता है कि काइडो एनिनुआमी से आगे नहीं बढ़ पाएगा और आखिर में यूजू सब उगल देगी। अब सीन हमारे लड़के पर शिफ्ट होता है, जो आखिर फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। बाहर कुछ बेवकूफ खड़े हैं जो उसके नए शिकार बनने वाले हैं। वो आराम से उनके पास से गुजरता है, बिना किसी डर के। तभी उनमें से एक उसे पहचान लेता है कि ये उनका टारगेट है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। काइडो बिना मेहनत के उनकी गर्दन पर दर्दनाक वार करके उन्हें तुरंत गिरा देता है। 3 आदमी ढेर होने के बाद बाकी के गुंडे एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ये उनका कयामत का दिन है। हाई स्कूलर उन्हें जमीन पर घसीट देता है, यहां तक कि एक को तो डस्टबिन में दे मारता है। एक खतरनाक नजर डालते हुए काइडो उन्हें चेतावनी देता है कि अगर जिंदा रहना है तो उसकी नजरों के सामने मत आना। वापस टेत्सुया पर आते हैं। उसका बॉस अब थोड़ा चिंतित होने लगता है कि लड़का आ क्यों नहीं रहा। सोचता है कहीं डर के भाग तो नहीं गया, आखिर वो बच्चा ही है। लेकिन ये सुनहरे बालों वाला कमीना जानता है कि छत पर उसने किसी बच्चे से नहीं, बल्कि एक शैतान से लड़ाई की थी। वो अपने लीडर सुओ को समझाने की कोशिश करता है कि उनका ओपोनेंट नॉर्मल नहीं है। तभी जैसे शैतान का नाम लो, बाहर उनके आदमी फूजीवारा का नाम चिल्लाने लगते हैं। युजुआ हैरान रह जाती है और सुनहरे बालों वाला डर से कांप उठता है। दरवाजा जोर से खुलता है और एक आदमी का शरीर कागज की गेंद की तरह उड़कर टेत्सुया के पैरों में गिरता है। मसल मेनियक खुशी से काइडो से भिड़ने के लिए मुड़ता है। उधर ये मासूम सा दिखने वाला लड़का टेत्सुया को उसका पिछली बार का वार्निंग याद दिलाता है। ये आदमी अपनी ताकत रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि इन्हें मार न दे।
मिस्टर सुओ हैरान रह जाता है, सोचता है कि एक बच्चा अकेले 20 गुंडों को कैसे खत्म कर सकता है। अपना टाई एडजस्ट करके ज्यादा ऑरा निकालते हुए काइडो अपने दोस्त को देखने की मांग करता है। तभी युजुआ की चीख फैक्ट्री में गूंज उठती है, चिंता में कि वो उसके लिए आया है। उसकी आवाज सुनकर काइडो समझ जाता है कि वो ठीक 30 मीटर आगे है। वो खुश है कि वो ठीक है और तुरंत अपने आसपास के दुश्मनों को स्कैन करता है, जो कुछ 53 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। उस वक्त में काइडो इतनी स्पीड से कमरे में ब्लिट्स मारता है कि बॉस उसकी गॉड लेवल एबिलिटी देखकर दंग रह जाता है। काइडो चारों तरफ के सारे आदमी गिरा देता है, यहां तक कि टेत्सुया भी जमीन पर रेंग रहा होता है, ये समझते हुए कि उन्होंने गड़बड़ कर दी और अब नतीजा भुगत रहे हैं। मौत का डर टेत्सुया पर छा जाता है जब हमारा लड़का उसे पकड़कर मुट्ठी लॉक कर देता है, वादा करते हुए कि उसे बहुत दर्द देगा। अगले कुछ पलों में वो बिजली जैसी तेज पंच मारता है, सीधा टेत्सुया की क्लेविकल, लोअर रिब्स और कोहनी तोड़ देता है। जैसे ये दर्द काफी नहीं था, वो उसे बस एक धक्के में पास की दीवार पर दे मारता है। मिस्टर सुओ के आदमी डर से कांप रहे हैं और बिल्कुल भी हमारे लड़के से पिटना नहीं चाहते। वो भागना चाहते हैं, लेकिन सुओ उन्हें याद दिलाता है कि वो उन्हें इस काम के लिए पैसे दे रहा है। अब सुओ को समझ आने लगता है कि वो किस खतरे से डील कर रहे हैं। उनका टारगेट कोई बेबस बच्चा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। युजुआ, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, अब तक कुछ नहीं देख पाई है। काइडो उसके पास जाकर भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो उसकी रस्सियां खोलने लगता है, तभी वो दानव जैसा रेसलर अपनी मुट्ठी से वार करता है। हमला भारी ताकत से लगता है और युजुआ घबराकर चीख पड़ती है। सू को लगता है कि शायद अब उनके पास जीतने का चांस है, क्योंकि ये पूर्व प्रो रेसलर का शरीर ही एक हथियार है। लेकिन उसकी बदकिस्मती, जब धूल बैठती है तो पता चलता है कि पंच लगा ही नहीं। उल्टा काइडो ने एक काउंटर किक मारकर उसे वहीं रोक दिया। वो पागल रेसलर हार मानने को तैयार नहीं और फिर से वार करने आता है, लेकिन काइडो उसे रीडायरेक्ट कर देता है और एक खतरनाक पंच उसके चेहरे पर जड़ देता है, इतना जोरदार कि उसकी नाक टूट जाती है। फिर भी रेसलर सोचता है कि काइडो उसे इस ताकत से हरा नहीं पाएगा। काइडो समझ चुका है कि ये सबसे ताकतवर दुश्मन है और अपनी मौजूदा हाई स्कूल वाली बॉडी में वो इसे एक ही वार में खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए वो दूसरा तरीका अपनाता है। जैसे ही रेसलर वॉर करने आता है, काइडो फ्लैश बनकर उसकी नजरों से गायब हो जाता है और अपना टारगेट बनाता है इनोगामी की रिब्स। इसके बाद काइडो एक हैवी बराज छोड़ देता है, सारे वार एक ही जगह पर घुटनों और पंच से तब तक मारता है जब तक ये मसल हेड डर महसूस नहीं कर लेता और नॉकआउट नहीं हो जाता। समझो डेविड ने गोलायत को गिरा दिया। अपने पागल रेसलर को ऐसे मोड़ते देख बाकी 6 आदमी भाग खड़े होते हैं, और ये उनकी सबसे समझदार चाल थी। आमतौर पर काइडो अपने टारगेट्स को खत्म कर देता, लेकिन इस वक्त उसे युजुआ की चिंता है। वो जल्दी से उसकी रस्सियां खोल देता है और खुश चेहरा बनाकर बताता है कि उसे देखकर अच्छा लगा। काइडो उसे भरोसा दिलाता है कि सब कंट्रोल में है और कवाई, उसका असिस्टेंट, भी ठीक है। लेकिन ऐसी ट्रॉमा देने वाली सिचुएशन किसी लड़की के लिए नॉर्मल नहीं होती, इसीलिए काइडो सोचता है कि शायद वो डर गई है। मगर मजेदार बात यह है कि युजुआ उसका टाई पकड़ लेती है और थैंक यू बोलने के बजाय उस पर चिल्ला पड़ती है कि उसने सबसे घटिया रास्ता चुना। वो पुलिस को कॉल कर सकता था या बड़ों से मदद ले सकता था, लेकिन नहीं, भाई को तो मूवी एंट्री मारनी थी और अकेले 40 बंदों को हराना था। फिर भी युजुआ शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे बचाने के लिए इतना किया, लेकिन उसे दर्द होता है हर बार जब काइडो अपनी जान खतरे में डालता है। उसकी ये हालत फिर मराए की याद दिलाती है, जो हमेशा 2G से कहती थी घर लौट आना, डरते हुए कि वो उसे खो देगी। काइडो उसे वादा करता है कि अब से वो उसे कभी चिंता नहीं करने देगा। तभी कवाई की कराहने की आवाज आती है, बेचारा जो बिना वजह पिट गया था। काइडो पुलिस सायरन सुनता है और समझ जाता है कि अब घर लौटने का वक्त है। दूसरी तरफ सुओ किसी तरह भाग निकलता है, ये सोचते हुए कि मसल हेड भी उस मॉन्स्टर बच्चे को रोक नहीं पाया। असल में सुओ का भी अपना बॉस है, कोई अंडरग्राउंड क्राइम का किंगपिन, और ये डरावना बॉस बताता है कि उसने उस बच्चे से निपटने के लिए एक लांसेलॉट भेजा है। अब जब लड़के ने ग्रेटविल ऑर्गेनाइजेशन के प्लान में दखल दे दी है, तो अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले वापस हमारे लड़के की तरफ चलते हैं। वो घर पर है, अपने बेड पर आराम कर रहा है, जानते हुए कि अकेले जाने से उसने अपने पेरेंट्स को चिंता में डाल दिया था। जब उसके पेरेंट्स चैन से सो रहे होते हैं,
काइडो को याद आता है कि जब वो लौटा तो उसके पेरेंट्स कितने परेशान थे। शुक्र है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि वो सीधे तौर पर शामिल नहीं था। जहां तक उन गुंडों की बात है, उनका मिशन और असली मकसद अभी भी उसकी नज़र में साफ नहीं है। और फिर ये भी कि उनका बॉस सुओ सीन के बाद गायब हो गया। हालात देखकर काइडो को लगता है कि परछाइयों में इससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बाहर जॉगिंग करते हुए वो सोचता है कि अब वो अपने आसपास किसी को चोटिल नहीं होने देगा। तभी अचानक उस पर कई प्रोजेक्टाइल फेंके जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो हवा में छलांग लगा देता है। जिसने ये फेंके, वो आदमी हैरान है कि लड़का इन्हें डॉज कर गया। वैसे काइडो पहले से जानता था कि कोई उसे घर तक फॉलो कर रहा है, और यही वजह थी कि वो यहां आया ताकि जासूस को आसान टारगेट दे सके। उसकी तरफ मुड़ते हुए काइडो उसके इरादों पर सवाल करता है। वो डरावना आदमी इम्प्रेस है कि लड़के ने बेडरूम में भी उसे महसूस कर लिया। ये पहली बार है जब उसे ऐसे पकड़ लिया गया है। अब पक्का हो गया है कि ये बच्चा कोई आम लड़का नहीं है। काइडो भी उसकी तारीफ करता है कि उसने अपने निशान अच्छे से मिटाए और वो लेवल गुंडों से बहुत ऊपर है जो फैक्ट्री में थे। इन बातों से साफ है कि ये आदमी आम समाज का हिस्सा नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि वो उसे स्पाई क्यों कर रहा था। स्टॉकर को लगता है कि शायद ये बच्चा भी उसके काम की लाइन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा लड़का सीधा जवाब देता है कि वो बस एक नॉर्मल हाई स्कूलर है। और ज्यादा बात न करते हुए वो आदमी अपनी ब्लेड निकालता है और फाइनल फाइट के लिए तैयार होता है। ये सीन काइडो को अपने पिछले जीवन की याद दिलाता है। सामने खड़ा हत्यारा आधिकारिक रूप से फुजिवारा काइडो के अंत की घोषणा करता है। ये आदमी है सांजो, ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, जिसकी रैंकिंग है नंबर 67। फाइटिंग स्टांस लेते हुए काइडो सोचता है कि वो भी कभी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। अब चलते हैं ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में। काउंसिल मेंबर अकत्सुकी परेशान है कि यूजुआ को किडनैप करने के बाद भी उन्हें कोई लीड नहीं मिली। अकत्सुकी को लगता है कि शुरू से ही लांस को भेज देना चाहिए था, ताकि काम जल्दी खत्म हो जाता। ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी ताकतवर है कि अपनी छत्रछाया में मौजूद 1000 हथियारों के दम पर दुनिया को अराजकता में धकेल सकती है। इनमें से टॉप 100 को लांस का टाइटल दिया जाता है, और ये इतने भरोसेमंद हैं कि इनके मिशन का सक्सेस रेट लगभग 100% है। मिनामी और अकात्सुकी एक जैसी सोच रखते हैं। मिनामी बताता है कि वो एक खास खजाने की तलाश में है जो दुनिया का संतुलन बदल सकता है। ये खजाना है फेनरियस सीड, और यूजुआ को इस समय उसका मालिक माना जा रहा है। हालांकि इसके पुख्ता सबूत नहीं हैं। योशिमा बताता है कि उसने सांजो को पहले ही मिशन पर भेज दिया है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि लांस को भेजने के लिए ओडिन की परमिशन चाहिए होती है। लेकिन योशिमा कहता है कि उसने पहले ही ये परमिशन ले ली है। उन्हें पता है कि यूजुआ का बॉडीगार्ड किसी काम का नहीं, तो ये उसके बस की बात नहीं थी, जिसका मतलब है कि हालात उनकी समझ से बाहर हैं। वो दुश्मनों को खतरा मानता है और उन्हें लांस के जरिए खत्म करना चाहता है। और इसी के साथ हम लौटते हैं फाइट के सीन पर, जहां काइडो को एहसास होता है कि वो अपने ही पुराने ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी से भिड़ रहा है। सांजू का जो स्टैंस है वो परफेक्ट है और पढ़ना मुश्किल, जो उसके एलीट लांस स्टेटस को दिखाता है। इससे काइडो की सबसे बड़ी शंका भी कंफर्म हो जाती है। यूजुआ की सारी परेशानियों के पीछे बैकग्राउंड में ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। ये सिर्फ किसी इनहेरिटेंस लूट का मामला नहीं, बल्कि इससे भी बड़ा कुछ है। सांजू काइडो के स्टैंस को देखकर तुरंत कह देता है कि ये लड़का कोई हाई स्कूलर नहीं है। हथियार सामने होने पर भी इसमें जरा भी डर नहीं है। खतरा महसूस करते हुए काइडो समझ जाता है कि ये यूजुआ के लिए खतरा है, और सीधे उस पर हमला करता है। पहले कुछ पंचेस को एक्सपर्ट असैसिन आसानी से डॉज कर देता है, और नोटिस करता है कि काइडो बेहद तेज है और उसके वीक पॉइंट्स पर सटीक वार कर रहा है। यहां से लगने लगता है कि काइडो भी किसी अपने ही क्लास का असैसिन है। लेकिन सांजू कोई मामूली नहीं है। वो लगभग काइडो के चेहरे पर वार कर देता है, जिससे काइडो को दूरी बनाए रखनी पड़ती है। इस छोटे से एनकाउंटर में काइडो को सांजू के स्पेशलाइज्ड फाइटिंग स्टाइल का अंदाजा हो जाता है। वो अपनी रेंज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। असैसिन उसकी स्किल से इंप्रेस होकर हवा में छलांग लगाता है और ऑफेंसिव हो जाता है। पहले वो बटरफ्लाई स्लैश करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बीच में ही स्टैंस बदल देता है ताकि काइडो को कंफ्यूज करके दबाव बना सके। संजू को सच में मजा आ रहा है कि उसका ओपोनेंट प्रो की तरह डॉज कर रहा है। वहीं काइडो महसूस करता है कि ताकत और स्पीड में वो काफी पीछे है।
ऐसे ओपोनेंट को हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करना। जब लांस लगातार हमला कर रहा होता है, उसे लगता है कि उसने आखिरकार हमला करने का ओपनिंग पा लिया है, लेकिन काइडो चौंका देता है। वो अपनी जैकेट से फिसल कर निकल जाता है और एक सटीक वार उसके गले की तरफ कर देता है। लांस आखिरी पल में बच जाता है और पलटवार करता है। उसका वार काइडो को लग जाता है, खून बहने लगता है और काइडो को समझ आता है कि ये एक खतरनाक लांस है। साथ ही उसे महसूस होता है कि उसका खुद का शरीर अभी भी कमजोर और अनट्रेन्ड है। लांस उसकी चाल को ट्रैप मानकर इम्प्रेस होता है और कहता है कि काइडो की मूवमेंट्स बताती हैं कि वो लड़ाई में प्रो है, बस उसमें प्योर किलिंग इंटेंट की कमी है। सांजू ये भी बताता है कि उसे सिर्फ एक हाई स्कूलर को मारने का ऑर्डर मिला था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि लांस को क्यों भेजा गया। काइडो, युजुआ के मामले में ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा है, इसलिए उसे तुरंत खत्म करना जरूरी है। सांजू अब पूरी तरह से कॉम्बैट मोड में चला जाता है, एक धमाकेदार पोज लेकर। वो कहता है कि अब वो असली किलिंग इंटेंट दिखाएगा। वो अपने पागलपन भरे ड्रैगन डांस फॉर्म में चला जाता है, जिसमें सैकड़ों ब्लेड स्ट्राइक्स एक साथ काइडो पर फेंके जाते हैं। उसकी रफ्तार इतनी है कि वो एक पेड़ को आसानी से चीर देता है। काइडो एक सेफ स्पॉट ढूंढकर छिपता है, लेकिन तभी वो पागल टॉर्नेडो स्लैश उसकी कवर को काट देता है और पानी का फव्वारा फूट पड़ता है। एक और कट खाने के बाद काइडो को समझ आता है कि वो एक लांस ही नहीं, बल्कि एस क्लास यूजर से भी लड़ रहा है। उसके वार इतने तेज और लगातार हैं कि काइडो बिना चोट खाए निकल नहीं सकता। सांजू गुस्से में काइडो पर इल्जाम लगाता है कि वो भी एक कातिल है और पूछता है कि क्या युजुआ को कोलैटरल डैमेज के रूप में मार देना ठीक होगा। यहीं उसने गड़बड़ कर दी। ये लाइन सुनकर काइडो का ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक ट्रिगर हो जाता है। फर्क बस इतना है कि इस बार उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा उसकी दोस्त के चेहरे से बदल गया है। गुस्से में काइडो सीधे उस पर झपटता है, उसके हाथ से ब्लेड छीन लेता है और बिजली की तरह तेजी से उसके कंधे पर गहरी कट लगा देता है। सब इतना तेज होता है कि एक्सपर्ट लांस भी समझ नहीं पाता कि गलत क्या हुआ। उस वक्त सांजू के दिमाग में बस यही चल रहा है कि आखिर ये कैसा डरावना बच्चा है जिससे वो लड़ रहा है। काइडो ये ठान चुका है कि पिछली बार जैसी गिल्ट और सफरिंग अब नहीं झेलेगा, और इसी वजह से वो युजुआ की जान की हिफाजत अपनी जान देकर भी करेगा। लांस को लगता है कि उसके खिलाफ लड़ना बेकार है, क्योंकि वो भगवान की मर्जी से मरेगा ही। एक कंधा कट जाने के बाद भी सांजू लड़ना चाहता है, लेकिन अब उसके लगातार स्लैशेस बेकार हो चुके हैं, क्योंकि काइडो हर वार को प्रोफेशनल की तरह मैच कर रहा है। सांजू काइडो को डरपोक कहता है और एक अटैक में खुद को पूरी तरह खुला छोड़ देता है। काइडो मौका पाकर उसके पीछे पहुंच जाता है, उसकी जांघ पर गहरा वार करता है और उसे ताने मारता है कि इतना शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। इस हालत में पहुंचकर सांजू सोचने लगता है कि काइडो अचानक इतना तेज कैसे हो गया। वो फिर से वही पुरानी टेक्निक आजमाता है, लेकिन इस बार बुरी तरह फेल होता है। काइडो उसके बाएं हाथ के चारों तरफ कई कट लगा देता है, दिखाते हुए कि अब उसने उसकी सारी मूवमेंट्स पढ़ ली हैं। अगले अटैक में काइडो अद्भुत स्पीड से बर्स्ट करता है, बेब्लेड की तरह घूमते हुए सांजू के शरीर पर लगातार वार करता है। उसकी आंखों में कातिलाना नजरों का तेज है और वो लांस के अंत का ऐलान कर देता है। सांजू अब भी सोच रहा है कि कोई इतनी तेज चाकू की स्किल और भगवान जैसी स्पीड कैसे हासिल कर सकता है। ये लड़ाई उसे गनगीर की याद दिला देती है, जो उनकी रैंक्स में नंबर 1 असैसिन है। काइडो बेरहमी से उसका शरीर काट देता है, जब तक कि वो खून के तालाब में नहीं गिर जाता। लड़ाई खत्म हो जाती है और सांजू को एहसास होता है कि शुरुआत से ही वो पूरी तरह आउटक्लास था। हाँफते हुए लांस डर से कांप रहा है, क्योंकि उसके हाथों के टेंडन्स कट चुके हैं और वो हिल भी नहीं सकता। काइडो फिर भी उसे एक पैर छोड़ देता है ताकि वो बस जिंदा रह सके, लेकिन उसका कैरियर अब खत्म है। वो साफ कह देता है कि अब वो कभी किसी को मार नहीं पाएगा। बेरहमी से काइडो उसे बताता है कि इस तरह वो अपनी पहचान का सबसे अहम हिस्सा खो देगा, और ये मौत से भी बदतर सज़ा है, क्योंकि ऐसे लोग नॉर्मल सोसाइटी में घुल मिल नहीं सकते। लेकिन जाने से पहले काइडो उससे 2 सवाल करता है और धमकी देता है कि जवाब न मिलने पर वो उसका दूसरा पैर भी काट देगा। पहला सवाल, किसने ऑर्डर दिया और क्यों खास तौर पर युजुआ को टारगेट किया जा रहा है? संजू पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि वो कुछ नहीं बताएगा, चाहे उसे टॉर्चर करके मार ही क्यों न दिया जाए, क्योंकि उसने अपने भगवान के लिए वफादारी की कसम खाई है और उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा।
भगवान का जिक्र सुनकर काइडो की सारी शंकाएं कंफर्म हो जाती हैं। लेकिन तभी पुलिस सायरन बजने लगते हैं। संजू की लापरवाही ने पुलिस को खींच लिया है। उसी मौके का फायदा उठाकर सांजू अपने एकमात्र पैर से भाग निकलता है और काइडो को भी निकलने की सलाह देता है। जाते जाते सांजू पूछता है कि क्या काइडो सच में एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट बनना चाहता है। ये सवाल काइडो को उसकी यादों में खींच ले जाता है। कैसे सबको लगता था कि वो कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी एक कोल्ड ब्लडेड असैसिन के रूप में जी चुका है। खून से लथपथ खड़े हुए भी उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा है, क्या वो सच में नॉर्मल है? क्या उसे हाई स्कूल स्टूडेंट कहाँ भी जा सकता है? सवाल का जवाब तो अभी बाकी है, लेकिन सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर्स में, जहां योशिमा को संजू की रिपोर्ट मिलती है। इजुमो बताता है कि लांस अब पूरी तरह से अक्षम हो चुका है और आगे कभी काम नहीं कर पाएगा। अकत्सुकी काइडो की ताकत से चकित है कि उसने एक एक्सपर्ट असैसिन को हरा दिया। इजुमो कन्फर्म करता है कि जो भी था वो सच में एक मॉन्स्टर था, क्योंकि सांजू ने उसकी मूवमेंट्स को गनगीर जैसी बताया। एक नाम जिसने सबका ध्यान खींच लिया। अकत्सुकी को लगता है कि उसे गनगीर, जो सबसे ताकतवर चाकू यूजर है, से तुलना करना शायद ओवर एस्टिमेशन है। इजुमो जानता है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन जायज है, क्योंकि गनगीर का नाम यूं ही नहीं लिया जाता। मिनामी उनकी बातचीत में बीच में आता है, जबकि अकत्सुकी 2G की अहमियत पर शिकायत करता है। फिर भी सब ये मानते हैं कि यूजुआ का ये बॉडीगार्ड काफी ताकतवर साबित हुआ है। उसने न सिर्फ उनके प्लान बर्बाद किए, बल्कि एक लांस लेवल के ओपोनेंट को भी गिरा दिया। इस डेवलपमेंट के बाद योशिमा और बाकी अब और इंतजार नहीं कर सकते। ये सब देखकर योशिमा के दिमाग में कायो फुजिवारा के पीछे छिपे रहस्य को लेकर सवाल उठने लगते हैं। इधर हमारा लड़का काइडो अपने रूम में वापस जाकर चुपचाप खुद को पैचअप करता है। उसके अंदर एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है। उसे अब एक नॉर्मल हाई स्कूलर होना चाहिए, न कि पहले जैसा असैसिन। लेकिन हकीकत ये है कि उसे यूजुआ को ऑर्गेनाइजेशन की नजरों से बचाना है, और अब तो वो लांस को हरा चुका है, इसलिए उसे और ज्यादा टारगेट किया जाएगा। ऐसे शरीर के साथ वो नुकसान में रहेगा, इसलिए काइडो ठान लेता है कि फिर से स्ट्रांग बनेगा। अगर उसे ये पीसफुल जिंदगी बचानी है, तो उसे हर वो काम करना होगा जो इसे सेफ रखने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन में अकोत्स्की खुद को इस मिस्ट्री मैन के टारगेट के तौर पर वॉलंटियर करता है और कहता है कि उसे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। सब हैरान होते हैं, लेकिन इजुमो को लगता है कि इस लेवल के थ्रेट के लिए ये बढ़िया आइडिया है। आखिर अगर ये सच में 2G जितना स्ट्रांग है, तो एक ऑर्डिनरी लांस उसके लिए काफी नहीं होगा। अकोत्स्की खुश है कि वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके इस थ्रेट को हैंडल करेगा, और ये कोई मामूली आदमी नहीं, वो ओवरऑल रैंक 9 पर है और सबसे डेंजरस असैसिन्स में से एक है। एक दिन बाद यूजुआ के किडनैपिंग इंसिडेंट के बाद काइडो के पेरेंट्स और यूजुआ उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर उसके लिए वेलकम होम पार्टी रखते हैं। काइडो का पिता उसे ओमिरस डिश देता है, जो उसने बड़ी मेहनत से बनाई है, हालांकि देखने में थोड़ी अजीब लग रही है। इसके बाद यूजुआ कहती है कि उसने भी उसके लिए कुछ स्पेशल बनाया है, और उसके सामने एक प्लेट भरकर माउथ वाटरिंग बीफ स्ट्यू रख देती है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि गरम गरम खाओ, और जैसे ही काइडो एक बाइट लेता है, उसे पास्ट का फ्लैशबैक आ जाता है। वो याद करता है जब वो घर से निकल रहा था और माई ने पूछा था कि क्या वो आज भी देर से आएगा, लेकिन उस दिन उसने कहा था कि वो डिनर तक घर आ जाएगा, क्योंकि बस किसी से मिलना और कुछ लेना है। अपने असली काम का कोई हिंट नहीं दिया था। माई खुश हो गई थी, क्योंकि उस दिन वो उसका फेवरेट बीफ स्टू बना रही थी। कैडो भी खुश था, और उसने वादा किया था कि वापसी पर वो उसे कुछ इंपॉर्टेंट बताएगा। माई ने मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा और जॉनी बॉय को गोद में लिया। बीफ स्ट्यू खाते हुए काइडो उदास हो जाता है कि वो कभी माई को ये नहीं बता पाया कि वो अपनी असैसिन जिंदगी छोड़कर उसके साथ रहना चाहता था। यूजुआ उसकी उदासी देखकर पूछती है कि क्या टेस्ट इतना बुरा था, लेकिन काइडो अचानक उसका खाना ऐसे खाने लगता है जैसे ये उसकी आखिरी मील हो। ऑलमोस्ट रोते हुए वो कहता है कि टेस्ट बहुत डिलीशियस है। यूजुआ को अच्छा लगता है सुनकर, और उसकी माँ कहती है कि अगर भूख लगी है तो और भी है। काइडो देखता है उसके पिता पान में आग लगा रहे हैं, और यूजुआ केक के साथ हंसते हुए एंजॉय कर रही है। काइडो दिल से शुक्रगुजार है कि उसके पास इतनी लविंग फैमिली है। बाद में वो यूजुआ को घर छोड़ने जाता है, क्योंकि हालात अब और डेंजरस हो चुके हैं। रास्ते में वो पूछता है कि क्या उसने हाल में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया,
लेकिन वो कहती है कि घर के चारों तरफ पुलिस है, तो फिलहाल सेफ है। काइडो हैरान होकर पूछता है कि उसका बटलर साथ क्यों नहीं है, और युजुआ कहती है कि उसने खुद उसे दूर रहने को कहा क्योंकि वो इतना अनोइंग है कि उसके रहते मज़ा ही नहीं आता। फिर वो काइडो को बताती है कि उसे उसके घर में बहुत मज़ा आया, और ये भी कि बहुत समय बाद वो इतनी हंसी है। लेकिन उसका चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है, और वो कन्फेस करती है कि अपने पिता के खोने के बाद से वो बहुत डाउन फील कर रही है। ये सुनकर काइडो चुप हो जाता है, और यूजुआ रियलाइज करती है कि उसने ये बात अभी तक उसे नहीं बताई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी एमनीजिया पर इतना स्ट्रेस पड़े। वो कहती है कि ये सब लगभग 2 महीने पहले हुआ था, उसी टाइम जब कार एक्सीडेंट ने काइडो को कोमा में डाल दिया था। काइडो को समझ आता है कि उसी वजह से युजुआ उस वक्त उसे खोने पर इतनी इमोशनल हो गई थी, लेकिन उसने मजबूती दिखाई और अपनी सैडनेस को चीयरफुल पर्सनैलिटी के पीछे छुपा लिया। काइडो उससे माफी मांगता है कि उसने उसे टेंशन दी, लेकिन युजुआ कहती है कोई बड़ी बात नहीं, और नोटिस करती है कि वो बिल्कुल भी बदला नहीं है, जिससे काइडो थोड़ा हैरान होता है। फिर वो सोचती है कि हाँ, शायद थोड़ा मैच्योर हुआ है, लेकिन बचपन से ही उसमें रेकलेस होने और बड़े बच्चों से लड़ने की आदत थी। जब भी वो युजुआ को तंग करते थे, भले ही उसे पता होता कि वो जीत नहीं पाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस बार वो उसकी किडनैपिंग के वक्त आधमका, लेकिन युजुआ उसके कमाल के मूव्स देख ही नहीं पाई क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। युजुआ शक से पूछती है कि उसने आखिर उसे बचाया कैसे। काइदो टालते हुए कहता है कि उसे देखकर सब डर गए थे, जो सच में हुआ भी था, क्योंकि उसने उनके साथियों को मॉन्स्टर की तरह खत्म कर दिया था। लेकिन ये सुनकर युजुआ को और शक होता है। फिर भी वो मानती है कि मैटर ये नहीं कि कैसे, बल्कि ये कि वो इतना ब्रेव था कि पिंच में उसके लिए आया। युजुआ कन्फेस करती है कि जब गैंगस्टर्स ने उसे और कवाई को धमकाया तो वो अंदर से बहुत डर गई थी, लेकिन जब उसने काइडो का चेहरा देखा जो सुबह के सूरज से भी ज्यादा चमक रहा था, तो उसे सच में खुशी हुई। इसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है। स्मूथ अंदाज में काइडो कह देता है कि चाहे जितनी बार जरूरत पड़े वो उसे बचाएगा, और ये सुनकर युजुआ राइप टोमेटो से भी ज्यादा लाल हो जाती है। थोड़ी शर्माकर वो चिल्लाती है कि पास आओ, और फोन निकालकर उसके साथ एक क्यूट सेल्फी लेती है। प्राउड होकर कहती है कि वो इसे वॉलपेपर बनाएगी ताकि उसे ये अमेजिंग दिन याद रहे। उसे अंदाजा नहीं कि इससे स्कूल में अजीब रूमर्स शुरू हो सकते हैं। फिर धीरे से बड़बड़ाती है कि ये उसे आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। और काइडो को इतनी जल्दी अपने एक्सीडेंट के बाद उसकी चिंता करता देख युजुआ डिसाइड करती है कि अब वो अपने पिता की अचानक हुई मौत को लेकर क्लिंग करना छोड़ देगी। काइडो मुस्कुराता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि युजुआ भी उसी की तरह स्ट्रगल कर रही है, और ये सोचकर उसका उसे बचाने का इरादा और मजबूत हो जाता है। तभी युजुआ फोन निकालकर उसे अपने पिता की फोटो दिखाती है, और काइडो की जान जैसे उड़ जाती है जब वो उन्हें पहचानता है। वो कंफर्म करता है कि क्या ये सच में उसके पिता हैं, जिस पर युजुआ कहती है कि उसकी अमनीजिया काफी सीरियस है, क्योंकि उसके पिता हमेशा काइडो के साथ बहुत अच्छे थे। गंभीर होकर वो बताती है कि बहुत लोग उसके पिता के बारे में बुरा बोलते थे, लेकिन वो उसके लिए हमेशा अच्छे थे, और इसी वजह से वो उन्हें दिल से प्यार करती थी। फोटो में युजुआ अपने पिता की पीठ पर बैठी है, और काइडो को याद आता है कि उसने ये वॉलपेपर पहले भी देखा था, जब उसने अपना फाइनल मिशन खत्म किया था। उसकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि वही था जिसने युजुआ के पिता को उससे छीन लिया। युजुआ पूछती है कि वो अचानक इतना चुप क्यों हो गया, लेकिन काइडो के दिमाग में बस ये चल रहा है कि वो अकागी ग्रुप के चेयरमैन की बेटी के सामने खड़ा है, उसी आदमी की जिसे उसने ठंडे दिल से मार डाला था। वो रैशनलाइज करने की कोशिश करता है कि असल में ट्रिगर हयाते ने दबाया था, और अगर उसे पता होता कि वो युजुआ का पिता है तो शायद वो मिशन ही ना लेता। फिर भी गिल्ट उसे खा रहा है, क्योंकि उसने बिना सोचे ग्रेट विल के उस आदेश को मान लिया कि चेयरमैन अकागी ने ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी की है और उसे एलिमिनेट करना जरूरी है। और अब उसे और भी बुरा लग रहा है कि उसने उस वक्त कुछ महसूस तक नहीं किया, और आज उसने युजुआ को भी खतरे में डाल दिया है। वो सोचता है कि उसे सच बता दे कि वो कभी उसी ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट था जिसने उसके पिता की मौत का आदेश दिया था। गुस्से में अपने दांत भींचते हुए वो अभी फाइनल डिसीजन नहीं ले पाता। अगले दिन स्कूल में वो अपनी डेस्क पर चुपचाप बैठा है, जबकि क्लास की सारी लड़कियां लाउडली नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हैं, उम्मीद कर रही हैं कि कोई हॉट लड़का आए। आखिर में
काइडो डिसाइड करता है कि वो युजुआ को सच नहीं बताएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इस वजह से उसका पीछा करना नहीं छोड़ेगी कि उसने एक लांस को हटा दिया है। उसका अब सिर्फ एक ही असली ऑप्शन है, हर हालत में युजुआ की रक्षा करना। तभी टीचर अनाउंस करता है कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। जैसे ही लड़का एंट्री की परमिशन मांगता है, हमारे हीरो को उसकी आवाज पहचानते ही डिसबिलीफ में घूरना पड़ता है। सामने खड़े पिंक हेयर्ड चीयरफुल लड़के को देखते ही वो सोचता है कि आखिर एक डिवाइन स्पीयर उसके स्कूल में क्या कर रहा है। पिछले साइको को याद करके, जो उसके पीछे आया था, उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये वाला ग्रेट विल ने सीधे यूजुआ की किडनैपिंग में उसकी दखल का जवाब देने के लिए भेजा है। अचानक वो लड़का काइडो की तरफ मुड़ता है और ठंडी, बिना पलक झपकाए नजर से उसकी रूह तक को भेद देता है, खुलकर ये डिक्लेयर करते हुए कि उसका टारगेट कौन है। कोई शक नहीं रहता कि ये पिंक हेयर्ड बच्चा एक कैट्सकी है, ऑर्गेनाइजेशन के 12 डिवाइन स्पीयर्स में से एक, जिसका नाम बीडांट है। कुछ देर बाद पीई लेसन के दौरान भीड़ नए ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए पागल हो रही है, क्योंकि उसने आसानी से एक और बास्केट स्कोर कर लिया है। लड़कियां उस पर फायदा हैं और उसका टीममेट जेन्युइनली हैरान है कि इतने छोटे कद के बावजूद वो इतनी ऊंची छलांग कैसे मार लेता है। मकोटो इसे ग्रेट पास कहकर प्ले ऑफ करता है और अपनी टीम को मोटिवेट करता है कि एक और हूप मारो, जबकि ओपोनेंट टीम इरिटेटेड है कि ये लड़का आते ही लड़कियों में इतना पॉपुलर हो गया। इसी बीच काइडो जरा भी गार्ड नीचे नहीं करता। उसे ये अजीब लगता है कि लांस ने अब तक कोई मूव नहीं लिया और सोचता है कि वो आखिर प्लान क्या कर रहा है। लांसेस दरअसल टॉप 100 असैसिन्स का एलीट ग्रुप है, जिनको नंबर्स दिए गए हैं, और उनमें से टॉप 12 को लेजेंडरी स्पीयर्स कहा जाता है, जिनको उनके सुप्रीम लीडर ओडिन कमांड करता है। ये इंसेनली ओवरपावर्ड असैसिन्स इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं कि उनकी एबिलिटीज 1000 लोगों के बराबर होती हैं। असैसिनेशन में ये लोग आसानी से किसी भी देश की पूरी आर्मी को कुचल सकते हैं। इन्हें सिर्फ सबसे क्रिटिकल मिशंस के लिए डिप्लॉय किया जाता है, जिससे काइडो ये कंक्लूजन निकालता है कि ये लोग किसी भी हाल में युजुआ को टारगेट करने आए हैं। काइडो नीचे देखता है और उसके लास्ट मिशन की पेनफुल मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं। उसे लगता है कि असैसिन्स शायद उस सीक्रेट ट्रेजर के पीछे हैं जो चेयरमैन ने सपोजिडली उनसे चुरा लिया था। उसे ये भी खलता है कि अगर अकत्सुकी ने इस स्कूल में एक्ट किया, तो क्या वो अपनी करंट हाई स्कूलर बॉडी के साथ यहाँ सबकी, इंक्लूडिंग अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड की, जान बचा पाएगा। थोड़ी देर बाद सब वापस क्लासरूम आ जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मकोटो पर फैन गर्ल करना नहीं छोड़ते और उससे बार बार कैराओके में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करते हैं। वो लड़कियों में इंस्टेंट हिट हो जाता है, और जब ये रिवील करता है कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स में थोड़ी बास्केटबॉल प्रैक्टिस की थी, तो क्रश और भी बढ़ जाता है। काइडो दूर से देखता है और समझता है कि अकात्सुकी आज कोई मूव नहीं करने वाला, तो वो मेंटली नोट करता है कि कल पूरी तरह गार्ड पर रहना है। तभी उसे युजुआ आवाज देकर बुलाती है और पूछती है कि क्या वो स्कूल के बाद कहीं चल सकता है। हमारा लड़का बिना सुने ही इंस्टेंटली मना कर देता है और इंसिस्ट करता है कि आज वो सीधा घर चली जाए। लेकिन तभी अचानक एक हाथ उसके कंधे पर आता है और मकोटो पीछे से आकर युजुआ को उसके नाम से चीयरफुल तरीके से ग्रीट करता है, जिससे काइडो के दिमाग में सारे रेड फ्लैग्स जल उठते हैं कि ये सच में युजुआ के पीछे है। मकोटो अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन युजुआ कहती है कि वो तो पहले से ही पूरे स्कूल में हॉट न्यू गाय के तौर पर फेमस है, और पूछती है कि उसने उसका नाम कैसे जाना, क्योंकि उनकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। चीयरफुल ट्रांसफर स्टूडेंट केयरफ्री मुस्कान के साथ बताता है कि वो वही हाई स्कूल गर्ल है जिसने अकागी ग्रुप की फॉर्च्यून इनहेरिट की है, जिससे युजुआ पूरी तरह ऑफ गार्ड हो जाती है। वो अचानक थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाती है, जबकि मकोटो बोलता रहता है कि उसके पिता चेयरमैन के इंडेटेड हैं, इसलिए उसे इंस्ट्रक्टेड किया गया है कि वो युजुआ का ख्याल रखे। लेकिन जैसे ही मकोटो उसे कहीं इनवाइट करने की कोशिश करता है, हमारा लड़का अचानक बीच में बोल पड़ता है और बहाना बनाता है कि प्रैक्टिस के दौरान उसकी उंगली चोटिल हो गई है और उसे नर्स के पास जाना है। काइडो उसे एक ठंडी मौत जैसी नजर से घूरता है, जिससे मकोटो मान जाता है और दोनों युजुआ से अलग हो जाते हैं। युजुआ पीछे मुड़कर मुस्कुराती है और काइडो को फिर से वियर्डोस से बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। कुछ देर बाद दोनों रूफटॉप पर खड़े होते हैं। मकोटो व्यू को एडमायर करता है और कहता है कि एक हाई स्कूलर की यूथ का प्राइम टाइम कितना शानदार होता है। फिर वो पीछे मुड़कर काइडो से मजाक में पूछता है कि क्या उसने उसे यहां बुलाया है ताकि लव कन्फेस कर सके या कुछ ऐसा, लेकिन काइडो चुप ही रहता है। मकोतो हंसकर टाल देता है और कहता है कि युजुआ सच में काफी क्यूट है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वो चेयरमैन की बेटी है। काइडो सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि उसका यहां आने का असली मकसद क्या है। क्या वो पर्पल हेयर्ड लड़के का बदला लेने आया है?
मकोटो बिना परेशान हुए कैजुअली पूछता है कि क्या सच में काइडो ने संजो को खत्म किया था। वो उसके फिजिक को एनालाइज करता है और हैरान होता है कि उसने सांजो को सिर्फ हल्की चोटों के साथ हरा दिया। लेकिन काइडो फिर से वही सवाल दोहराता है, अब और ज्यादा गुस्से में। आखिरकार असैसिन अपनी इनोसेंट एक्टिंग छोड़ देता है और मान लेता है कि वो उस सीक्रेट ट्रेजर के पीछे है जो युजुआ ने अपने पिता से इनहेरिट किया है, जिससे काइडो का शक पूरा साबित हो जाता है। अकत्सुकी कहता है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि ट्रेजर असल में है क्या, फिलहाल तो बस इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो काइडो को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने का ऑफर देता है, कहते हुए कि वो उनके कुछ असैसिन से भी ज्यादा स्ट्रांग है। मकोटो जोड़ता है कि वो लोग सिर्फ बैड गाइज को टारगेट करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, और यूजुआ शायद उसे ट्रेजर का लोकेशन भी बता दे क्योंकि वो उसके करीब है। वो एक गंदी सी मुस्कान देकर वार्न करता है कि ये ऑफर अच्छा है, क्योंकि इस तरह दोनों शायद ऑर्गेनाइजेशन से टकराने के बाद भी जिंदा रह पाएं। फिर वो रूफ के एज पर जाकर हाथ बढ़ाता है और चेतावनी देता है कि अगर केडो ने रेजिस्ट किया तो इनोसेंट किड्स को नुकसान होगा। केडो इसे बर्दाश्त नहीं करता और तुरंत असैसिन की तरफ तेजी से दौड़ता है, जो एक बराज ऑफ क्विक अटैक्स से उसे मारने की कोशिश करता है। मकोतो हर अटैक आसानी से डॉज करता है और कॉम्प्लीमेंट देता है कि काइडो की स्पीड प्रो जैसी है। तभी काइडो उसका हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि उसे पता था कि असैसिन बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेगा। ये छोटा क्यूब उसका यूनिक असैसिन आइटम है, जिसमें वो एक्सप्लोसिव्स और मार्शल आर्ट्स को कंबाइन करता है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन में बाइडन का डिफॉल्ट मेथड माना जाता है। उसका कोड नेम सुनकर असैसिन चौंक जाता है और पीछे हटकर कहता है कि काइडो को एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज है। मकोटो फिर से पागलों की तरह मुस्कुराते हुए 6 और बॉम्ब्स निकालता है और कहता है कि अब लेवल बढ़ाने का वक्त है। काइडो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ छत पर इधर उधर कूदते हुए पहले 3 बॉम्ब्स पकड़ लेता है, फिर दीवार पर पार्कूर करके बाकी 3 को पैरों से पकड़ लेता है। मकोटो ये सब देखकर कहता है कि काइडो में बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान वाली बात नहीं है, लेकिन तभी वो अचानक एक और बॉम्ब नीचे ग्राउंड की तरफ फेंक देता है। काइडो उसे पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन मकोटो टॉन्ट करता है कि वो पूरे स्टूडेंट बॉडी को ऐसे बचा नहीं सकता। काइडो क्यूब पकड़ने में नाकाम रहता है और वो फील्ड में गिर जाता है। फिर मकोटो अपनी उंगलियां चटकाकर उसे ब्लास्ट कर देता है। काइडो ब्लास्ट से अपना चेहरा बचाता है, जबकि नीचे स्टूडेंट्स पैनिक में भागने लगते हैं। मकोटो उसे रियश्योर करता है कि उसने ब्लास्ट को एडजस्ट किया था ताकि वो जमीन पर पहुंचने से पहले फट जाए और किसी को चोट न लगे। इसे वो बोनस कहता है क्योंकि काइडो ने 6 बॉम्ब्स पकड़ लिए। काइडो गुस्सा करने ही वाला होता है कि मकोटो फिर से और बॉम्ब्स निकालकर पूछता है कि वो असल में है कौन और क्या वो उनके साथ ज्वाइन करेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद काइडो जवाब देता है कि वो बस एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है और कभी भी उसके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। मकोटो इस जवाब से सच में डिसअपॉइंटेड हो जाता है और सोचता है कि काइडो तब तक नहीं मानेगा जब तक कुछ लोगों की मौत न हो जाए। लेकिन हमारा लड़का सिर्फ एक नाम बोल देता है, गुंगिर। ये नाम सुनते ही अस्सासिन की आंखों में जंगली सी चमक आ जाती है और कैदो शांत अंदाज में कहता है कि वो कभी गुंगिर के नाम से जाना जाता था। उसी समय स्कूल के स्पीकर से इवैक्यूएशन का ऐलान होता है। मकोटो गुस्से से कैदो को घूरता है कि उसने गुंगिर का नाम लेने की हिम्मत कैसे की, लेकिन तभी काइडो बताता है कि वो तो बस वक्त खरीद रहा था। मकोटो कुछ समझ पाता उससे पहले ही स्कूल ऑफिशियल्स रूफटॉप पर पहुंच जाते हैं, ये देखने कि कोई स्टूडेंट पीछे तो नहीं रह गया। पिंक हेयर्ड लड़का उसे 3 दिन देता है सोचने के लिए कि ज्वाइन करेगा या नहीं, और वॉर्न करता है कि मना किया तो पछताएगा। एक्सप्लोजन की वजह से स्टूडेंट्स को स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। चारों तरफ ये बातें हो रही हैं कि इतने बड़े ब्लास्ट के बावजूद किसी को चोट नहीं लगी। युजुआ काइडो से पूछती है कि वो घर क्यों नहीं जा रहा। काइडो बताता है कि उसे पहले एक जरूरी काम करना है और चाहता है कि युजुआ घर पर ही रहे, क्योंकि ये एक्सप्लोजन शायद उस पर हुआ अटैक भी हो सकता है। तभी कवाई जोश से चिल्लाता है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और वो युजुआ की रक्षा करने के लिए मार्शल आर्ट्स सीख रहा है। लेकिन उसका ओवर द टॉप एंथुजियम युजुआ को बस इरिटेट कर देता है। युजुआ काइडो से कहती है कि अगर कुछ हो तो उसे टेक्स्ट करे, और काइडो मान जाता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठकर चली जाती है, काइडो पीछे मुड़कर मकोटो को देखता है, जैसे उसे बता रहा हो कि वो उसकी चालों को समझ चुका है। वहीं मकोटो सोचता है कि 2G कभी गुनगीर के नाम की बेइज्जती नहीं होने देगा। बाद में लोकल ट्रेन में काइडो उम्मीद करता है कि उसने अकत्सुकी का ध्यान युजुआ से हटाकर अपनी तरफ खींच लिया है। उसे याद आता है
कि अकात्सुकी डिवाइन स्पीयर्स में सबसे छोटा है, लेकिन उसकी एबिलिटीज मजाक नहीं हैं। काइडो अपनी मुट्ठी भींचते हुए सोचता है कि भले ही वो अपने नए शरीर का आदी हो चुका है, लेकिन डिवाइन स्पीयर से लड़ने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। ये सोच उसे चिंता में डाल देता है कि 3 दिन बाद अगर उनका आमना सामना हुआ तो शायद वो हार जाए। लेकिन इससे उसकी यूजुआ को बचाने की डिटर्मिनेशन जरा भी कम नहीं होती, चाहे इसके लिए उसे पिंक हेयर्ड लड़के को मारना ही क्यों न पड़े। तभी काइडो शिबुया स्टेशन पर उतरता है और उस जगह पहुंचता है जहां वो पहली बार मारा गया था। वो बैल्कनी पर कूदता है और खुद से पूछता है कि यहां आया ही क्यों, क्योंकि मराया यहां उसका इंतजार नहीं कर रही होगी। तभी दरवाजा अचानक खुलता है और वो सोचता है कि शायद ये ऑर्गेनाइजेशन का ट्रैप है, लेकिन फिर भी वो अंदर चला जाता है और देखता है कि क्राइम सीन साफ कर दिया गया है, लेकिन बाकी जगह वैसी ही है। उसी समय एक आवाज सुनाई देती है और वो फाइटिंग स्टैंस में आ जाता है, लेकिन हैरान हो जाता है जब देखता है कि उसका कुत्ता जॉन वहां खड़ा है, पूंछ हिलाते हुए। जॉन खुशी से भौंकता है और काइडो नोटिस करता है कि उसके मुंह में फ्रिस्बी है। ये नज़ारा उसे उन दिनों में ले जाता है जब वो और मे जॉन के साथ पार्क में खेला करते थे। उसकी आंखें नम हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि जॉन अब भी उसे याद करता है। तभी उसकी नज़र एक फोटो पर जाती है जिसमें वो, मराई और जॉन बीच पर हैं। उसे वो रोड ट्रिप याद आ जाता है जब मराई ने कहा था कि भले ही वो उसके काम को कभी समझ न पाई हो, लेकिन वो हमेशा चाहती थी कि वो खुश रहे। काइडो ने कहा था कि वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है और उसकी रक्षा करते हुए मरेगा, लेकिन मराई ने जवाब दिया था कि मरा हुआ इंसान खुश नहीं रह सकता, और चाहा था कि वो एक बार जीना सीखे। अब रोते हुए काइडो को अफसोस होता है कि वो उसे कभी खुश नहीं कर सका, और अब वो सिर्फ उसकी यादों में रह गई है। इसके बाद वो घर लौटता है और अपने परिवार से कहता है कि एक कपल को मजबूरी में अपना कुत्ता छोड़ना पड़ा, तो उसने उसे घर ले आया है। क्या वो इसे रख सकते हैं? इससे पहले कि वो और कुछ कहे, टेरो तुरंत अडॉप्ट करने के लिए मान जाता है और क्योटो सजेस्ट करती है कि सब बारी बारी से उसे वॉक पर ले जाएंगे। जब वो पूछते हैं कि कुत्ते का नाम क्या है, काइडो बताता है कि पिछले मालिक उसे जॉन कहते थे। बाद में वो यूजुआ को टेक्स्ट करता है कि कुछ हुआ क्या, और वो जवाब देती है कि सब काफी बोरिंग है। यूजुआ को कैडो के नए डॉग के बारे में सुनने को मिला, तो वो पूछती है कि क्या वो उसे देखने आ सकती है, लेकिन काइडो मना कर देता है और फोन देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे क्या करना है। उसके बाद वो अकात्सुकी को कॉल करता है। अकात्सुकी ताना मारते हुए पूछता है कि क्या उसने अपना मन बदल लिया, क्योंकि अभी 3 दिन पूरे भी नहीं हुए। लेकिन कैडो कहता है कि अब गेम खेलने का टाइम खत्म हो गया है और वो सुबह होने से पहले स्कूल की छत पर उसे पीटने आ रहा है, हमेशा के लिए इस लड़ाई का अंत करने, क्योंकि वो है गुंगिर। ये नाम सुनते ही अकात्सुकी इतना गुस्से में आ जाता है कि अपने हाथ में पकड़ा फोन तोड़ देता है। उसके दिमाग में काइडो जैसे इंसान की तुलना लॉर्ड टूजी से कभी नहीं हो सकती, जो एक परफेक्ट असैसिन की परिभाषा थे। फिर भी काइडो उसके सामने गुनगिर का नाम लेने की हिम्मत करता है। 3 साल पहले मिडल ईस्ट में एक खतरनाक मिशन के दौरान अकात्सुकी और टूजी साथ थे। एक वक्त ऐसा आया जब अकात्सुकी से बड़ी गलती हो गई और वो चारों तरफ दुश्मनों से घिर गया। उसका बायां हाथ उड़ चुका था और मौत सामने खड़ी थी। तभी पलक झपकते ही टूजी आकर सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है। अकात्सुकी ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो सिर्फ उसकी ब्लास्ट की वजह से यहां तक पहुंच पाया है। उसने टूजी से जिंदा लौटने का वादा लिया और कहा कि मिशन अब वो संभाल लेगा। अगली सुबह काइडो और अकात्सुकी स्कूल के रूफटॉप पर आमने सामने होते हैं। अकात्सुकी कैजुअली पूछता है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर लड़ने का क्या प्लान है। काइडो जवाब देता है कि पहले उसे हराएगा और फिर क्लास अटेंड करेगा। अकात्सुकी हंसते हुए कहता है कि दोनों का सोचने का तरीका एक जैसा है। फिर बताता है कि कल से वो नोटिस कर रहा है कि काइडो की मूवमेंट बिल्कुल गनगिर जैसी है। वो मानता है कि कभी उसने गनगिर जैसा बनने का सपना देखा था, लेकिन अब काइडो ने उसे गनगिर की मौजूदगी महसूस करा दी, और इसके लिए वो उसे माफ नहीं करेगा जब तक उसे छोटे छोटे रोस्टेड टुकड़ों में न उड़ा दे। मुस्कुराते हुए अकात्सुकी एक सीक्रेट बताता है। उसने स्कूल में कहीं बम लगा रखे हैं और उसका प्रोस्थेटिक बायां हाथ सीधे उसके दिमाग से जुड़ा है। मतलब सिर्फ उंगलियां हिलाकर वो बम फोड़ सकता है। अगर काइडो उससे हार गया तो बहुत लोग मरेंगे। इसे रोकने का सिर्फ 2 तरीका है, या तो उसका हाथ काट दो या फिर उसका दिमाग उड़ा दो। लेकिन काइडो शांत रहकर तीसरा तरीका बताता है। अगर अकात्सुकी बेहोश हो जाए तो बम भी डिसेबल हो जाएंगे।
ये सुनकर अकात्सुकी सच में चौंक जाता है। काइडो बताता है कि उसने पहले ही कहा था, वो उसे जानता है। काइडो लड़ने की तैयारी करते हुए कहता है कि वो उसे मारने नहीं आया, बस रोकने आया है। अकात्सुकी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो ये कर पाएगा। अचानक काइडो तेजी से हमला करता है, लेकिन अकात्सुकी बच जाता है। काइडो नोट करता है कि उसका एकमात्र एडवांटेज ये है कि वो अकात्सुकी की टैक्टिक्स और पर्सनैलिटी को जानता है, क्योंकि इस शरीर की फिजिकल परफॉर्मेंस उसकी असली ताकत के बराबर नहीं। अकात्सुकी कई बम हवा में फेंकता है, जो ब्लास्ट के साथ टारगेट की आंख और कान को डैमेज करने के लिए होते हैं। फिर वो बाएं हाथ से एक हुक मारता है, लेकिन काइडो ये मूव पहले से जानता है तो आसानी से बचकर अकात्सुकी के सीने पर पंच करने बढ़ता है। हवा में ही अकात्सुकी अपना शरीर मोड़कर वार से बचता है और पलटवार में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे काइडो उड़ जाता है। काइडो गिरते वक्त खुद को स्टेडी कर लेता है। अकात्सुकी कहता है कि पीछे उड़ना सही था, क्योंकि उसके प्रोस्थेटिक आर्म का सीधा वार काइडो के हाथ को चूर चूर कर देता। फिर अकात्सुकी मुस्कुराकर कहता है कि अगर काइडो सच में गुनगीर है तो ये तो बस शुरुआत है। काइडो के पसलियों में दरार पड़ चुकी है और उसे एहसास होता है कि डिवाइन स्पीयर्स को सिर्फ उनकी टेक्निक्स जानकर नहीं हराया जा सकता। काइडो मन में सोचता है कि एक किलर के लिए पीसफुल लाइफ कभी बनी ही नहीं थी, लेकिन अगर वो अब भी जिंदा है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह है। चाहे सामने कोई भी हो, काइडो अब बिना किसी को मारे जीतेगा। वो जिंदा रहेगा उन सबके लिए जो उससे प्यार करते हैं। इसी सोच के साथ वो अब तक का सबसे ताकतवर पंच मारता है और दोनों के बीच तेज रफ्तार से वार पलटवार शुरू हो जाता है। लेकिन तभी काइडो को अचानक सिर में तेज दर्द महसूस होता है। अकात्सुकी इस मौके का फायदा उठाकर ताबड़तोड़ हमले करता है। काइडो बचने की कोशिश करता है, लेकिन हर वार से नहीं बच पाता। वो खुद से कहता है कि उसे अपने ओपोनेंट की मूवमेंट पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अकात्सुकी एक जोरदार किक मारता है, जिससे काइडो फिसलता हुआ पीछे चला जाता है। दूरी बढ़ते ही अकात्सुकी एक और बम फेंकता है और उसे फोड़ देता है। धमाके के बीच वो फिनिशिंग मूव के लिए काइडो की तरफ बढ़ता है, लेकिन काइडो उसकी हर चाल पहले से जानता है और पहले से तैयार है। अकात्सुकी फुल पावर पंच मारता है, लेकिन काइडो उसे ब्लॉक करते हुए कहता है कि वो उसका गुस्सा और किलिंग इंटेंट महसूस कर सकता है और ये उसकी हिम्मत नहीं तोड़ पाएगा। वो अकात्सुकी का सारा गुस्सा अपने अंदर ले लेगा और उसे पूरी तरह निगल जाएगा। अकात्सुकी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो पीछे हट जाता है। वहीं काइडो अपना सिर पकड़ते हुए महसूस करता है कि अब उसकी सेंसेस इतनी तेज हो गई हैं कि वो न सिर्फ अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकता है, बल्कि असैसिन की कॉन्शियसनेस तक को पहचान सकता है। अकात्सुकी हैरान है और सोचता है कि उसने अभी अभी काइडो के ब्लाइंड स्पॉट से अटैक किया था, तो ये स्कूल का लड़का कैसे पहले से जान गया कि वॉर कहां से आएगा। अकात्सुकी कुछ और बॉम्ब क्यूब्स निकालता है और कहता है कि अब चीजें और मजेदार होने लगी हैं। वो झुककर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि उसे नहीं पता काइडो क्या सोच रहा है, लेकिन अगली चाल से वो उसकी डिफेंस तोड़ देगा। काइडो डिफेंसिव पोजीशन लेता है और देखता है कि अकात्सुकी फिर से अटैक मोड में है। गुलाबी बालों वाला ये किलर अपने पीछे एक बम गिराता है और उसके ब्लास्ट से दूसरा बम क्यूब तेजी से काइडो की तरफ उड़ाता है। जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन काइडो आखिरी पल में साइड स्टेप करके जिन्वू बन जाता है, जिससे बम उसके पीछे फटता है। अकात्सुकी उसकी ये चाल देखकर कहता है कि उसका स्पेशल अटैक डॉज करना इम्प्रेसिव है, लेकिन वो सोचता है कि अगर उसे इतनी आसानी से मारना मुमकिन होता तो उसे जैसे इलीट स्पीयर को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। काइडो बस चुप रहता है और तैयार है जो भी ये गुलाबी बालों वाला लड़का उस पर फेंकेगा। उधर काइडो के घर पर जॉन धमाके से उठ जाता है और उसकी माँ भी। वो सोचती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। शायद पटाखे हैं। वापस रूफटॉप पर दोनों पूरी ताकत से भिड़े हुए हैं। काइडो सोचता है कि भले ही वो अकात्सुकी के हाथ नहीं देख पा रहा, लेकिन वो उसकी हर मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि उसे उसके सारे पैटर्न्स पता हैं। अकात्सुकी अगली चाल के लिए टेंस होता है, लेकिन काइडो पहले से जानता है कि वो 4 बम फेंकने वाला है जो 2 मीटर आगे फटेंगे। जैसे ही अकात्सुकी उन्हें एक्टिवेट करने वाला होता है, काइडो एक किक से सभी बम अलग अलग दिशाओं में उड़ा देता है, जिससे पूरा रूफटॉप जबरदस्त धमाकों से भर जाता है। काइडो अपने चेहरे को इंटेंस ब्लास्ट से बचाते हुए खड़ा रहता है। फिर वो अकात्सुकी के अगले वार को पहले से भांपकर बाएं हाथ से आने वाले पंच को डॉज करता है और कुछ तेज जैब्स से पलटवार करता है। इससे अकात्सुकी डिफेंस पर चला जाता है और सोचने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो एक भी वॉर कैसे नहीं कर पा रहा। उसके हिसाब से काइडो की आंखें और कान तो अब तक काम करना बंद कर चुके होने चाहिए थे,
और ऊपर से ये जलता हुआ गर्म माहौल जिसमें सांस लेना तक मुश्किल है। हमारे लड़के की आंखों का तेवर अकत्सुकी को ऐसा महसूस कराता है जैसे वो उसकी हर मूवमेंट को साफ साफ देख सकता है। ये नज़ारा उसे उसकी प्यारी गनगिर की याद दिला देता है। उसे याद आता है जब काइडो ने कहा था कि वो ही गुनगिर है, और ये बात उसे गुस्से में फाड़ देती है। वो चिल्लाता है कि हमारे हीरो से मजाक मत कर, और पूछता है कि क्या ये हाई स्कूल का लड़का सच में उसका टूजी है। अगर हाँ, तो फिर अभी के समय में ही क्यों सामने आया। काइडो सांसों के लिए जूझते हुए भी अपने मुख के ऊपर रखे खड़ा है। उसे पता है कि भले ही वो अकत्सुकी की मूवमेंट पढ़ सकता है, लेकिन ये लड़का अब भी बहुत तेज है, और इस अनट्रेंड शरीर में वो ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाएगा। वो लेज पर कूद जाता है और ठान लेता है कि अब भागना बंद करेगा। उधर अकत्सुकी सोचता है कि अब इसके पास भागने की कोई जगह नहीं बची। वो बमों की एक मुट्ठी उठाता है और सोचता है कि चाहे उसकी चालें पढ़ ली जाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे हीरो को चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो इस अटैक से बच के दिखाए, और बम क्यूब्स उसकी तरफ फेंक देता है। काइडो उसी पल फोकस करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे की ओर दौड़ता है, मन में कसम खाता है कि अब कभी किसी को दुखी नहीं करेगा। अकत्सुकी बम एक्टिवेट करता है और पूरा रूफटॉप सूरज की तरह चमक उठता है, लेकिन काइडो बिना देखे ही आगे बढ़ता रहता है। वो सामने खड़े हत्यारे को महसूस करता है और वार करने जाता है, लेकिन अकत्सुकी उसे डॉज कर लेता है और अपने मेटल हाथ में पकड़े बम क्यूब के साथ सीधा काइडो के सिर पर मुक्का मारने आता है। काइडो उसे किताब की तरह पढ़ लेता है, उसकी पंच को कोहनी से ब्लॉक कर देता है, जिससे अकत्सुकी चौंक जाता है। काइडो उसी ब्लॉक के साथ एक जोरदार कोहनी सीधा उसके चेहरे पर मारता है, लेकिन वो रुकता नहीं। अकत्सुकी का नाम पुकारते हुए एक जानलेवा पंच उसके शरीर पर जड़ देता है और फिर सीधा पेट में एक जोरदार किक मारता है। इस वार से उसका मेटल हाथ टूट जाता है और अकत्सुकी उड़ता हुआ रूफटॉप से नीचे गिरता है, बेहोश होते हुए सख्त कंक्रीट की तरफ बढ़ता है। सीन एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां छोटा अकत्सुकी गुनगिर से कहता है कि उसे भूल जाओ और खतरे से दूर हो जाओ, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि वो अपने किसी भी दोस्त को मरने नहीं देगा। गुनगिर मानता है कि ये सोच एक हत्यारे के लिए नहीं है, लेकिन इसी वजह से उसने ये रास्ता चुना। चाहे सामने कितना भी बड़ा दुश्मन हो, वो अपनी खुद की न्याय की राह पर चलेगा। अकत्सुकी होश में आता है और काइडो से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। काइडो कहता है कि उसकी पहली प्रायोरिटी बम को डिसआर्म करना थी, उसे मारने का इरादा कभी नहीं था। अकत्सुकी मुस्कुराता है और कहता है कि वो अकेले पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं हरा सकता, लेकिन काइडो डटे हुए कहता है कि वो जरूर करेगा, क्योंकि एक एक्स असैसिन के रूप में यही उसका न्याय है। ये बात और वो नजरिया अकत्सुकी को गुनगिर की याद दिला देते हैं। काइडो कहता है कि चाहे वो ग्रेट विल हो या ओडिन, वो सबको हरा देगा। ये सुनकर अकत्सुकी जोर से हंस पड़ता है। वो काइडो की बात दोहराता है और कहता है कि ये सोचने के लिए भी पागलपन चाहिए। उसकी हैरानी के लिए अकत्सुकी मान लेता है कि वो सच में टूजी है, नो कैप। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि सिर्फ टूजी जैसा पागल ही ऐसी बात कर सकता है। काइडो हैरान होकर उसे देखता है और गुलाबी बालों वाला लड़का असली सवाल पूछता है, वो ऐसा टूथपिक क्यों दिख रहा है, जबकि उसे तो कब का जमीन के 6 फीट नीचे होना चाहिए था। काइडो कहता है कि उसे भी लगा था कि वो तब मर गया था, लेकिन होश आने पर खुद को काइडो के शरीर में पाया। वो अपने दिमाग की तरफ इशारा करके कहता है कि अभी टूजी का बस यही हिस्सा बचा है। ये सुनकर अकत्सुकी सच में चौंक जाता है। काइडो आगे कहता है कि उस हिट का ऑर्डर सिर्फ ओडिन ही दे सकता है। ये सुनते ही अकत्सुकी के चेहरे से रंग उड़ जाता है। काइडो कहता है कि उसे और मजबूत होना होगा, और अकात्सुकी से पूछता है कि क्या वो उसका साथ देगा। अकात्सुकी फिर से उसी सीन को याद करता है और हंसते हुए कहता है कि मजाक बंद कर। वो अपना मेटल हाथ उठाकर कहता है कि अब चाहे कोई भी उसे ऑर्डर दे, वो कायो को नहीं मार सकता, क्योंकि अब उसे पक्का यकीन हो चुका है कि कायो ही टूजी है। हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो वापस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, लेकिन असैसिन साफ इनकार कर देता है और कहता है कि इतनी हार के बाद वापस जाना नामुमकिन है। फिर वो लड़के से पूछता है कि अब उसका क्या प्लान है। अकत्सुकी सीरियस होकर कहता है कि वो पहले सब कुछ अच्छे से देख समझकर ही फैसला करेगा, क्योंकि अभी भी उसे यकीन नहीं होता कि ओडिन टूजी को टारगेट कर सकता है। वो काइडो को कहता है कि अब निकल भी जा, क्योंकि पुलिस शायद रास्ते में है, और मजाक में बोलता है कि स्कूल काफी टाइम तक बंद रहेगा। हमारा हीरो उसे जाते हुए देखता है और आवाज देने ही वाला होता है कि अचानक जमीन पर गिर पड़ता है।
उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ, लेकिन वो महसूस करता है कि उसका होश फिसल रहा है। इसी बीच कुछ अनजान असैसिन सीन में आते हैं और प्लान के मुताबिक गंगीर को उठा ले जाते हैं। तभी एक आवाज हमारे हीरो को बुलाने लगती है, जाग जाओ। और वो सोचता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो इधर उधर देखता है और समझता है कि वो अपने असली शरीर में वापस आ चुका है। वो आवाज फिर आती है, कहती है कि आखिरकार तुम जाग गए और अब हम दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं। काइडो उसकी तरफ तैरता हुआ आता है, जिससे टूजी की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। काइडो फिर कहता है कि इस ताकत से यूजुआ की हिफाजत करना, लेकिन टूजी उसे छोड़ने से मना कर देता है और हाथ बढ़ाते हुए उसका नाम पुकारता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है, ठंडे पसीने में भीगा हुआ, और सामने एक प्यारा सा डॉग का चेहरा दिखता है। जमीन पर लेटे हुए वो सोचता है कि अब वो कहाँ है। नीचे पेरेंट्स न्यूज़ देख रहे हैं, जिसमें स्कूल में हुए एक और धमाके की रिपोर्ट आ रही है। दोनों बम ब्लास्ट को लेकर काफी चिंतित हैं, और क्योटो पूछती है कि क्या हमें काइडो को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि उसने मैसेज में लिखा था कि वो चक्कर आने की वजह से घर आकर सो गया। पिता कहते हैं कि शायद वो ज्यादा चिंता कर रही है, काइडो बस थकान से चूर है और आराम कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। इस दौरान काइडो सीलिंग को घूरते हुए सोच रहा है कि उसका दिमाग अब भी धुंधला है और उसने आधा दिन सोकर निकाल दिया है। उसे याद आता है कि कैसे रूफटॉप पर चक्कर आया और फिर अपने कमरे में होश आया। जख्म पहले से बंधे हुए थे। अकत्सुकी ने मान लिया था कि वो टूजी है, लेकिन वो सोचता है कि क्या उसने इस कमजोर शरीर में सच में इतना दम दिखाया कि उसे यकीन आ जाए। वो महसूस करता है कि उस वक्त जो इमोशन अकत्सुकी से उसके अंदर आए थे, शायद उसी की वजह से उसकी जान बची, वरना मरने का पूरा चांस था। लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आता कि उसके शरीर के साथ क्या हुआ। तभी फोन बजता है, यूजुआ का कॉल। वो तुरंत उठाकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिससे यूजुआ चौंक जाती है। वो तुरंत सवाल पलटकर कहती है कि सुबह से उसके सारे मैसेज उसने इग्नोर किए हैं। काइडो माफी मांगता है और कहता है कि वो अब तक सोया हुआ था, बस ये जानकर अच्छा लगा कि वो सेफ है। यूजुआ उसे स्कूल में हुए धमाके के बारे में बताती है, जिससे छत उड़ गई और अब एक हफ्ते तक क्लास बंद है। काइडो ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। यूजुआ समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और पूछती है कि क्या वो फिर से इसमें इन्वॉल्व्ड है। काइडो को ठंडा पसीना छूट जाता है। वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि वो हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है, और पूछती है कि कहीं वो बीमार होने की बजाय स्कूल ब्लास्ट में घायल तो नहीं हो गया। काइडो सोचता है कि ये लड़की अब भी उतनी ही शार्प है। वो सवाल पलट देता है और पूछता है कि क्या वो भी खतरे में रही है। फिर कहता है कि अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो, वो उसकी रक्षा करेगा। यूजुआ लाल टमाटर जैसी हो जाती है और गुस्से में पूछती है कि उसे क्या हो गया है, और कहती है कि ऐसे हीरो डायलॉग बोलकर उसे डिस्ट्रैक्ट न करे। जब यूजुआ बात कर रही होती है, नीचे काइडो की मां डोरबेल पर जवाब देती है, लेकिन बाहर कोई नहीं मिलता, बस एक पैकेज पड़ा होता है। थोड़ी देर बाद काइडो के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि उसके लिए पैकेज आया है, जो वो हॉलवे में रख देती है। काइडो को यह थोड़ा सस्पिशियस लगता है, क्योंकि उसने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था। उसकी मॉम कहती है कि अगर वो ठीक महसूस कर रहा है तो डिनर पर आ जाए। उसी वक्त यूजुआ नोटिस करती है कि काफी देर हो गई है और बाय कह देती है। काइडो बॉक्स उठाकर हाथ में तौलता है। कोई ट्रैप नहीं लगता, लेकिन जैसे ही खोलता है उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। अंदर उसका ओरिजिनल असैसिन नाइफ और एक कार्ड रखा है। वो सोचता है कि ये उसके घर पर किसने भेजा होगा। कार्ड उठाते ही उसे कोऑर्डिनेट्स दिखते हैं और वो खुद से कहता है कि भेजने वाले से मिलना तो पड़ेगा। हमारा हीरो शिंजुकू में घूम रहा है, उसी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स फॉलो करते हुए जो नाइफ के साथ आए थे। वो नोटिस करता है कि स्टेशन के पास होते हुए भी फुट ट्रैफिक अचानक कम हो जाता है। ये सोचकर उसे शक होता है कि नोट भेजने वाला कहीं ऐसे ही डिजर्टेड जगह पर छुपा हो सकता है। उसके दिमाग में आता है कि शायद वही शख्स है जिसने उसका ब्रेन ट्रांसप्लांट किया था, और ये कोई और नहीं, काइडो हो सकता है। आखिरकार वो एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचता है और तुरंत सेंस कर लेता है कि ये परफेक्ट हाइडआउट है। लॉबी में घुसने पर वो उसे खाली पाता है तो आगे बढ़ जाता है। आखिर उसे एक लोअर लेवल का एंट्रेंस मिलता है और तुरंत शक होता है कि ये उसी शख्स का ट्रैप हो सकता है जिसने नाइफ भेजा था। बेसमेंट पार्किंग एरिया में पहुंचकर
वो दरवाज़ा खोलता है और आगे बढ़ता है, सोचते हुए कि उसे यहां बुलाया ही क्यों गया। तभी अचानक एक स्नीक अटैक को वो मुश्किल से डॉज करता है। पीछे मुड़कर देखता है तो एक एरो दीवार में धंसा है और सामने क्रॉसबो पकड़े एक आदमी अपने फीमेल पार्टनर के साथ सामने आता है। लड़की कहती है कि एरो डॉज करना कोई फ्लूक नहीं था, असली गनगिर तो गोलियों तक को डॉज कर सकता है। वो बोलती है कि उसके ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़िया लग रही है। काइडो, जो इन्हें पहचानता नहीं, पूछता है कि क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे यहां बुलाया है। क्रॉसबो वाला कहता है कि वो जवाब पाने के लायक नहीं है और एक और एरो रेडी करता है। वो बोलता है कि अगर हमारे हीरो को जवाब चाहिए तो पहले उन्हें हराकर साबित करना होगा कि वो कौन है। एरो आते ही काइडो टाइम पर डॉज कर लेता है और पीछे से चमकती हुई आंखें उसे घूरती दिखती हैं। लड़की एल्बो मारती है, लेकिन काइडो रेंज से बाहर ग्लाइड कर जाता है, जिससे उसका वॉर पिलर पर लगता है। काइडो जल्दी असेस कर लेता है कि ये ड्यूओ मिड लेवल लांस की कैपेबिलिटी रखते हैं। लड़की फिर से पंच मारती है, लेकिन वो उसे डिफ्लेक्ट करता है और नोटिस करता है कि ये लोग पुराना ऑर्गेनाइजेशन टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रॉसबो से ओपनिंग बनाना और फिर क्लोज कम्बैट से खत्म करना। तभी पीछे से दूसरा आदमी हुक मारता है, लेकिन काइडो पिवट करके पलटवार करता है। लड़की के पेट में अपरकट और आदमी की ठोड़ी पर राउंड हाउस किक। लड़की उड़ जाती है और आदमी स्टैगर होकर सोचता है कि आखिर उसे किस ताकत ने मारा। फिर गुस्से में दोबारा झपटता है। काइडो को उसके मूव्स पहले से दिख रहे होते हैं, जैसे पिछली फाइट में हुआ था। वो प्रेडिक्ट करता है कि ओपोनेंट 4 स्ट्राइक कॉम्बो से शुरू करेगा। पहले लेफ्ट डाउनवर्ड स्लैश, इसलिए वो डॉज नहीं करता। पहला वार ब्लॉक करता है और उसके सीने में जैब मारता है। फाइट बढ़ते बढ़ते काइडो की स्पेशल अवेयरनेस, रिएक्शन स्पीड और एक्शन प्रिडिक्शन इतनी तेज हो जाती है कि वो दोनों असैसिन्स को पूरी तरह ओवरपावर कर देता है। लड़की समझ जाती है कि उन्हें किसी बच्चे ने नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के सबसे खतरनाक किलर गनगीर ने हराया है। तभी क्रॉसबो वाला हंसकर कॉम्प्लीमेंट देता है कि हीरो बुरा नहीं है, लेकिन कहता है कि अब खेल खत्म, और जेब में हाथ डालता है। उसकी पार्टनर चिल्लाती है कि ये ऑर्डर्स के खिलाफ है, लेकिन वो गुस्से में कहता है कि ह्यूमिलिएशन के बाद वो इसे ऐसे खत्म नहीं कर सकता। अचानक एक तीसरी आवाज उसे रोकती है और एक फेमिलियर फिगर सामने आता है। वो हमारे हीरो 2G को ग्रीट करता है और कहता है कि उसका ब्रेन ट्रांसप्लांट सफल रहा। काइडो उसे तुरंत पहचान लेता है, ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्टर कियोस्के कुजी। वो उस पर आरोप लगाता है कि ब्रेन ट्रांसप्लांट के पीछे वही है और उसका ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि शांत हो जाओ। हाँ, उसने ही उसे यहां बुलाया, लेकिन सर्जरी उसने नहीं की थी। वो जोड़ता है कि उसने भी ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है और वादा करता है कि जिस दिन वो मरा था, उस दिन क्या हुआ था, सब सच सच बता देगा। पूरी तरह कंफ्यूज्ड हमारा लड़का कुजी की तरफ मुड़कर पूछता है, तू है कौन? कुजी जवाब देता है कि वो सब एक्सप्लेन करेगा और काइडो को बताता है कि उसे मारने का ऑर्डर आया था और उसे एग्जीक्यूट करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका पार्टनर हायाते था। ये नाम सुनते ही हमारे हीरो का चेहरा गुस्से से बदल जाता है। फिर कुजी समझाता है कि ये ऑर्डर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था, जिसे बस कुछ चुने हुए लोग जानते थे, और वो उनमें से एक था। वो कहता है कि उसने ही सारी जानकारी लीक की थी, जिससे काइडो का ब्रेन रिकवर हो सका, इससे पहले कि उसे ऑर्गेनाइजेशन से छिपा दिया जाता। ये सुनकर काइडो पूछता है कि मतलब कुजी ने ऑर्गेनाइजेशन के साथ धोखा किया। फिर वो बाकी 2 लोगों के बारे में जानना चाहता है। कुजी बताता है कि वो लोग एग्रोस के मेंबर हैं, एक स्पेशल यूनिट जो जापानीज गवर्नमेंट के डायरेक्ट कमांड में काम करती है। इसका एक ही पर्पस है, ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। वो आगे कहता है कि इन्हें आमतौर पर आर्गोस कहा जाता है और इन्हीं ने 2G का ब्रेन काइडो के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया था। ये सुनते ही 2G इरिटेट हो जाता है कि उसका ब्रेन जापानीज गवर्नमेंट ने हैंडल किया। राल कहता है कि ये उसका काम था एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर, जबकि रेका शालीनता से कहती है कि उससे मिलकर खुशी हुई। फिर रेका बताती है कि गवर्नमेंट ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन को अपना सबसे बड़ा खतरा मानती है। राउल जोड़ता है कि 2G का ब्रेन सिर्फ इसलिए प्रिजर्व किया गया क्योंकि उन्हें उसकी मदद चाहिए थी। कीडो इस सब को प्रोसेस करने में स्ट्रगल करता है। कुजी बताता है कि वो शुरू से उसके ब्रेन ट्रांसप्लांट की प्रोग्रेस मॉनिटर कर रहे थे और ये जानकर राहत हुई कि उसे मारना नहीं पड़ा, लेकिन उस वक्त हालात देखकर उसकी मौत ऑलमोस्ट तय लग रही थी। ये सुनकर हमारा लड़का पूछता है कि अगर उन्हें पता था कि उसकी असैसिनेशन होने वाली है, तो क्या उन्हें यह भी पता था कि मराया खतरे में थी? उसकी ठंडी और खतरनाक नजर देखकर रीका डर जाती है। राउल जल्दी से कहता है
कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं और वो उस वक्त वहां मौजूद भी नहीं थे। सिर अचानक दर्द करने लगता है और वो एक हाथ से पकड़कर पूछता है कि जो अजीब पावर उसे किलिंग इंटेंट महसूस करने देती है, क्या वो भी ब्रेन ट्रांसप्लांट का साइड इफेक्ट है? लेकिन किसी के जवाब देने से पहले ही वो अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है, जिससे सब कंफ्यूजन में फ्रीज हो जाते हैं कि अब क्या करें। बाकी सब चिंतित हैं, लेकिन कूजी इस मिस्टीरियस एबिलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। इसी बीच ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन में हशीमा इजुमी से पूछता है कि अकात्सुकी ने कुछ रिपोर्ट किया। इजुमी कहता है कि बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हुआ और अकात्सुकी ने हर कम्युनिकेशन काट दिया है। वो मानता है कि अकात्सुकी हमेशा मुश्किल इंसान रहा है, लेकिन उसे पता है कि 12 डिवाइन स्पीयर्स को जो चाहे करने की आज़ादी है, बस ऑडिन के खिलाफ न जाएं। हैशिमा पूछता है कि क्या यह संभव है कि 12 डिवाइन स्पीयर्स का कोई सदस्य हराया जाए। इजुमी हंसकर कहता है कि ये रेयर है कि वो मजाक करे। जब तक वो गुनगिर के भूत से नहीं लड़ रहे, अकात्सुकी को कोई नहीं हरा सकता। हशीमा मानता है कि गुनगिर की ताकत मॉन्स्ट्रस थी, लेकिन याद दिलाता है कि वो पहले ही मर चुका है और उसका बॉडी भी डिस्पोज कर दिया गया है। फिर भी इजुमी बताता है कि रूमर्स हैं कि आर्गोस ने शायद उससे जुड़ी कोई चीज ढूंढ ली है। दोनों मानते हैं कि अगर वाकई में उनके बीच कोई स्पाई है तो उन्हें जल्दी एक्ट करना होगा, वरना हालात बिगड़ जाएंगे। गुस्से में हशीमा कहता है कि पहले आर्गोस को खत्म करेंगे, फिर फेनरियर की सीट की तरफ ध्यान देंगे, और इजुमी इस पर सख्ती से सहमत होता है। उसी समय हमारा लड़का खुद को फिर से माइंड रियल्म में पाता है और जल्दी पहचान लेता है कि ये वही जगह है जहां वो पहले भी आ चुका है। काइयो उसके सामने आता है और बताता है कि ये वो जगह है जहां उनके दिमाग मर्ज हो गए हैं। उसी पल टूजी कंफर्म करता है कि अब वो काइडो की पहचान समझ चुका है और पूछता है कि क्या ये अजीब स्पेस उसकी पावर है। काइडो उसे कहता है कि वो इसे असली मायने में तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब वो अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सीख लेगा। टूजी उठता है और महसूस करता है कि ये सिचुएशन अजीब तरह से वैसी ही लग रही है जैसी उसकी अकात्सुकी से फाइट के बाद थी, जब उसे सिर दर्द और चक्कर की वजह से कोलैप्स हो गया था और होश आते ही काइडो की कॉन्शियसनेस मौजूद थी। पास बैठा कूजी उसे बताता है कि वो फिलहाल उसके एक हाइडआउट में है जो सीधा उस पार्किंग गराज से कनेक्टेड है जिसमें वो लोग पहले थे। फिर वो समझाता है कि टूजी के कोलैप्स होने से लेकर अब होश में आने तक ठीक 1 घंटा 50 मिनट बीत चुके हैं। इस दौरान उसने टूजी के ब्रेन पर कई टेस्ट भी किए, जिनसे कंफर्म हुआ कि न्यूरल कनेक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेन एक्टिविटी नॉर्मल रेंज से कहीं ज्यादा चल रही है और कॉम्बैट के दौरान ये स्पाइक्स और भी बढ़ जाते हैं। कुजी के मुताबिक टूजी को जो किलिंग इंटेंट महसूस होती है वो इसी हाई ब्रेन एक्टिविटी की वजह से है। हालांकि किसी एक्सपर्ट की राय लेना आइडियल होगा, लेकिन फिलहाल वो पक्का कह सकता है कि ये कंडीशन बेहद डेंजरस है। कुजी उसे वार्न करता है कि ये ओवरलोड उसे पहले भी कई घंटों के लिए कोमा में डाल चुका है और अगर ये ज्यादा देर तक अनचेक्ड चला तो ये स्ट्रेन उसे मार भी सकता है। हमारा हीरो धीरे धीरे खड़ा होता है, अपना नाइफ पकड़कर सीधा कूजी की तरफ पॉइंट करता है। वो ठंडे लहजे में उसे याद दिलाता है कि उसने अब तक पहले वाला सवाल जवाब नहीं दिया। क्या कूजी ने सिर्फ उसे रिक्रूट करने के लिए मई को उठाने दिया था? कूजी शांत आवाज में कहता है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और टूजी को अपना गुस्सा उस पर नहीं निकालना चाहिए। फिर वो पूछता है, क्या तू उसके साथ मरना पसंद करता? तभी टेंशन टूटने से पहले राउल जोर से दरवाजा किक मारकर खोलता है और कहता है, नाइफ नीचे रखो। चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो टॉन्ट करता है कि ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन एक खतरनाक ग्रुप है जो दुनिया को खत्म करना चाहता है और अब उसका पागल सा फॉर्मर मेंबर यहां बैठा लेक्चर दे रहा है। कुजी बीच में बोलता है कि आर्गोस मानता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हराने के दो की हैं, पहला गंगीर और दूसरा एक सेक्रेड ट्रेजर जिसे सीड ऑफ फेनरियर कहते हैं, जिसे वो किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये सुनते ही हमारे हीरो के दिमाग में तुरंत वो वक्त फ्लैश होता है जब अकात्सुकी ने इसी वजह से युजुआ को टारगेट किया था। वो पूछता है कि उन्हें उससे क्या करवाना है। राउल फिर चिढ़ाता है कि अब जाकर उसकी आवाज कोऑपरेटिव लग रही है, लेकिन टूजी साफ कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को गिराना तो उसने पहले से तय कर रखा है, चाहे उनके साथ चाहे बिना। राउल मानता है कि शेयर्ड गोल से उस पर भरोसा करना आसान हो जाता है। इसके बाद कूजी उनका प्लान बताता है। उनका टारगेट होगा ऑर्गेनाइजेशन की एक कोर फैसिलिटी जहां हमारा हीरो पहले काम कर चुका है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां फोर्स्ड ह्यूमन एवोल्यूशन यानी एवलॉन पर स्टडी होती थी। यहीं एक स्पेशल टीम भी है जो सीड ऑफ फेनरियर पर रिसर्च करती है। अगर वो एवलॉन की जांच कर लें तो ट्रेजर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। हमारा लड़का सोचता है कि इससे शायद उसे ये भी पता चल सके कि यूजुआ को टारगेट क्यों किया जा रहा है। वो कुजी से ऑपरेशन की पूरी डिटेल मांगता है। दिन आ ही जाता है। एक एयरक्राफ्ट किसी अननोन लोकेशन के ऊपर उड़ रहा है। कूजी उसके पास खड़ा बताता है कि अगर वो रिसर्च चुराने और नष्ट करने में सफल हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा झटका लगेगा। मिशन शुरू होने वाला है और इन्फिल्ट्रेशन शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। टारगेट लोकेशन से 3 मिनट पहले राउल टूजी की तरफ देखकर पूछता है, डर लग रहा है? टूजी शांत लहजे में कहता है कि वो वही महसूस कर रहा है जो राउल कर रहा है, लेकिन अपने मन में सोचता है कि वो पल आखिरकार आ गया है जिसका उसे इंतजार था। ऑपरेशंस रूम में अटैक शुरू होने से ठीक पहले कूजी मिशन की डिटेल्स बताना शुरू करता है। कूजी समझाता है कि रिसर्च फैसिलिटी 2 हिस्सों में बंटी है। ऊपर का कॉम्प्लेक्स जिसमें 20 फ्लोर्स हैं और अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। पहले ये जगह असैसिन्स की ट्रेनिंग ग्राउंड थी, लेकिन अब यहां जेनेटिक मैनिपुलेशन के जरिए म्यूटेंट असैसिन्स बनाने पर रिसर्च होती है। ये सुनकर रेका कहती है कि मतलब ये बेसिकली एक फैक्ट्री है जो आम इंसानों को मॉन्स्टर्स में बदल देती है। ब्रीफिंग जारी रखते हुए कूजी बताता है कि उनका मेन टारगेट अंडरग्राउंड सेक्शन की तीसरी फ्लोर पर है, जहां सबसे वैल्यूएबल डेटा रखा है, जिसमें सीड ऑफ फेनरियर की क्रूशियल जानकारी भी शामिल है। राउल मिशन ऑब्जेक्टिव बताता है डेटा को हासिल करना और अगर पॉसिबल हो तो पूरी फैसिलिटी को नष्ट करना। इसके लिए 2 टीम्स बनेंगी, एक सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान खींचेगी और दूसरी बिल्डिंग में घुसेगी। एवलॉन बहुत क्लासिफाइड फैसिलिटी है, लेकिन इसकी डिफेंसेस किसी प्रॉपर मिलिट्री बेस जितनी स्ट्रांग नहीं है। फिर भी इन्फिल्ट्रेशन मुश्किल होगा क्योंकि अंदर का लेआउट उन्हें ठीक से नहीं पता। टूजी खुद इन्फिल्ट्रेशन करने की पेशकश करता है, लेकिन राउल स्लाई अंदाज में कहता है कि ये तो पहले से प्लान था और इशारा करता है कि उसे पहले से पता है तुझी को अब तक जिंदा क्यों रखा गया। राउल हंसते हुए कहता है कि उसके लाइफ को अब वर्ल्ड पीस के लिए यूज किया जाएगा और बताता है कि वो भी उसके साथ अंदर जाएगा, मतलब दोनों को साथ काम करना होगा। 90 सेकंड बाकी रहते राउल और रीका फाइनल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। राउल सबको अपनी पोजीशंस पर रहने को कहता है। रीका कहती है कि 10 लोग उसके साथ रूफटॉप जाएंगे और 10 मेन गेट की तरफ। उनका काम है जोरदार एंट्री करना ताकि सिक्योरिटी बिजी हो जाए और तूजी व राउल केओस के बीच अंदर स्लिप कर जाए। हमारा हीरो कहता है कि वो बिना फेल के प्लान पूरा करेंगे। राउल बताता है कि उनका एंट्री पॉइंट साउथ साइड होगा। रैंप खुलते ही राउल थिक क्लाउड्स की वजह से कुछ नहीं देख पाता, लेकिन टूजी कहता है कि वो साफ साफ महसूस कर सकता है कि एवलॉन उनके नीचे है। लैंडिंग पॉइंट आते ही टूजी जोर से कहता है कि वो अब गुंगिर नहीं, वो काइयो फुजीवारा है। ऑपरेशन शुरू होता है और सब प्लेन से कूदते हैं। टूजी हवा में तेजी से जाता है और राउल कहता है कि वो बहुत तेज है, लेकिन टूजी नहीं सुनता क्योंकि वो सोच रहा है कि यही वो जगह है जहां ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन असैसिन्स को ट्रेन करती है और यहीं उसे पता चलेगा कि यूजुआ को क्यों टारगेट किया जा रहा है। पैराशूट डिप्लॉयमेंट जोन पर सब पैराशूट्स खोलते हैं और सुरक्षित लैंड करते हैं। राउल गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगा टूजी मर जाएगा, लेकिन टूजी को ऐसे स्टंट्स की आदत है। टूजी उसे कहता है कि जल्दी पैराशूट छुपा दे, कोई देख न ले। दोनों बुशेज में छिपकर एरिया स्काउट करते हैं। राउल कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक स्मूथ चल रहा है और वो आसानी से साउथ एंट्रेंस से घुस सकते हैं। वो कहता है कि वो शटर खोलेगा, तभी रूफटॉप पर ब्लास्ट होता है। रेका मैसेज भेजती है कि दोनों स्क्वाड्स ने डाइवर्जन शुरू कर दिया है और दोनों को जल्दी फैसिलिटी में घुसना चाहिए। राउल शटर खोलता है और तूजी सोचता है कि अब सब सच में शुरू हो गया है। शटर खुलते ही राउल कहता है, तू लीड ले, मैं पीछे रहूंगा। फैसिलिटी में सायरन्स बजते हैं और इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है कि सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है और सिक्योरिटी टीम तुरंत रूफटॉप और मेन गेट की तरफ जाए। अंदर मौजूद रिसर्चर्स घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर कौन ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी पर हमला करेगा। सिक्योरिटी बिजी होने का फायदा उठाकर टूजी और राउल तेजी से हॉलवेज में आगे बढ़ते हैं। राउल सोचता है कि रेका और बाकी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और शायद पूरी सिक्योरिटी रूफटॉप और मेन गेट पर चली गई है क्योंकि यहां काफी शांति है। अचानक टूजी को 4 दुश्मन पास आते महसूस होते हैं। वो तुरंत कॉर्नर में जाकर पहला अटैक करता है। पहले दुश्मन को एक पंच से बेहोश कर देता है। बाकी उस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन वो तेजी से मूव करता है और सिर्फ एक तेज पंच से उन्हें भी गिरा देता है। राउल हैरान रह जाता है
कि उसने सिर्फ एक नाइफ के साथ इतनी तेजी से 4 लोगों को खत्म कर दिया। वो सोचता है कि अगर उसने पहले की लड़ाई में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी तो वो कितना डेंजरस होगा। टूजी उसे बताता है कि आगे ही स्टेयर्स हैं और उन्हें जल्दी बढ़ना चाहिए। ये सब एक मॉनिटर पर देखते हुए इजुमो कहता है कि सिर्फ 2 लोग फैसिलिटी में घुसे हैं, लेकिन वो काफी स्ट्रांग हैं क्योंकि उन्होंने उनके एनहांस्ड असैसिन्स को आसानी से हरा दिया। इसी बीच ओमेगा कहता है कि वो लोग काफी डिलिशियस लग रहे हैं और इजुमो से पूछता है कि अगर वो दोनों को खत्म कर दे तो क्या वो बाकी लोगों की तरह आजादी पा सकता है। इजुमो मुस्कुराकर कहता है कि ओडिन ने उसे एवलॉन को किसी भी कीमत पर बचाने का काम दिया है, और अगर वो ये कर देता है तो उसे न सिर्फ आधिकारिक तौर पर एक लांस माना जाएगा बल्कि 12 डिवाइन स्पीयर्स का हिस्सा भी बना दिया जाएगा। ये सुनकर ओमेगा जोश में आ जाता है क्योंकि ये पहली बार होगा जब वो एक्सपेरिमेंट्स के बाहर अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा और इंसानों को मारने की इजाजत भी है। दूसरी तरफ राउल टूजी से कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना होगा क्योंकि दुश्मन आ रहे हैं, लेकिन टूजी वहीं खड़ा रहता है। राउल उसे हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन टूजी कहता है कि ये वही जगह है जो इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उसके जैसे किलर्स तैयार करने के लिए बनाई गई थीं। वो उनकी इस सोच को रिजेक्ट करेगा कि दुनिया बदलने का एकमात्र तरीका मासूम लोगों की जान लेना है।